दोनों भाई इकट्ठे जुड़े। हाँ सर, हम दोनों लोग साथ में जुड़े हुए हैं सर। ब्रजेश और शैलेंद्र जी सर। कैसे आपस में जुड़े हुए, मतलब ऑनलाइन तो कनेक्टेड हो ही, और कैसे जुड़े हुए भाई? नहीं 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 सर, साथ में बैठे हुए हैं रूम पर। एक साथ मतलब आसपास बैठे हो क्या? जी सर, बगल बगल में एक ही रूम में। अरे वाह 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 वाह। ठीक हाँ ठीक सर, क्या ठीक ठीक। ट्रेनिंग थी हम लोगों की सर, टीवी की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सर टीवी की ट्रेनिंग से फ्री होके आया हूँ सर। गुड। बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी कल हम आर्टरी लाइन के बारे में सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉम्प्लिकेशन थे, वीडियो देखना था। उससे पहले हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं भाई। ब्रजेश ने ये सवाल दिए, 2020 का सवाल है। वाह। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा कम कम चीजें लिखूंगा, सब कुछ लिखने का टाइम ज्यादा खराब होगा। डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, मतलब मैं एलवीएफ, है ना, एलवीएफ मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का पेशेंट। थोड़ा आगे बैठ जाओ और उजाला कर लो यार, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। द फिजिशियन ने ऑर्डर किया, डॉक्टर ने ऑर्डर किया, चाहे वो आईसीयू में हुआ तो मेरे जैसा ही कोई होगा, या मेडिसिन का है तो फिजिशियन भी हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकता था। फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है साहब, डोपामिन इंजेक्शन, डोपामिन शुरू कर दो। इंजेक्शन डोपामिन टू इंप्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन। ठीक है, वेंट्रिकुलर फंक्शन इंप्रूव हो जाए इसलिए क्या चालू करवा दिया, डोपा। ठीक है, अब वो कह रहा है आपसे, द नर्स विल नो द मेडिकेशन इज वर्किंग इफ द पेशेंट। बहुत बड़ी, मतलब इस तरह के सवाल खूब बनते हैं, एनक्लेक्स में भी दिए हैं कि साहब ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे पता करोगे, कैसे पता चलेगा कि ड्रग ओवर एक्शन हो रहा है या अंडर इफेक्ट है, इफेक्ट कम है या अप्रोप्रिएट है। ये कई सवाल मेडिसिन में फार्मेकोलॉजी पर बनते हैं। तो मेडिसिन इज इफ द पेशेंट, बहुत ही बड़ी क्वेश्चन में आंसर दे रखा है भाई, साफ पूछ रहा है वेंट्रिकुलर फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए कोई दवाई चलाई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेंट्रिकुलर फंक्शन इंप्रूव हो रहे हैं? फेलियर में आराम मिलेगा तो पता चल जाएगा। ऑप्शन लेकिन बढ़िया बनाया, पहला ऑप्शन बनाया इन्होंने, बीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बनाया इन्होंने, बीपी डिक्रीज होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कार्डियक इंडेक्स फेल, कार्डियक इंडेक्स को फेल मैंने कम कर दिया, फेल का मतलब कम ही होता। अच्छा सवाल है, मतलब खूब जानकारी भरी पड़ी इस सवाल में, बहुत 10 जानकारियां नई, जो हर एक जानकारी आपके काम की। तो मेरी भावना इतनी उमड़ के आ रही ताकि सिर्फ आप समझ पाओ कि मैं तो समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, और नए क्वेश्चन के हिंट छुपे हुए हैं कि साहब इस पर भी सवाल पूछे। अब जैसे कार्डियक इंडेक्स है, तो देखो एक बार अगर नॉर्सेट ने एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया है किसी भी चीज पर, तो वो उसकी नजर में है भाई, उस पर अगला सवाल बनेगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा डी कह रहा है, पीसी डब्ल्यूपी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर राइज। ये लैंग्वेज में मैंने इशारों में बनाए हैं, मतलब संकेत, इंक्रीज फेल को मैंने डिक्रीज कर दिया। अगर सवाल समझ में आ जाए तो आधा क्वेश्चन तो हो जाता है। जो चीज समझ में नहीं आती है वो मुश्किल लगती है, वो डराती है। भूत से आप इसलिए डरते हो क्योंकि भूत को कभी आपने देखा ही नहीं, कैसा होता होगा, सींग निकले होंगे, दांत होंगे बड़े बड़े, वी डोंट नो। तो कहीं मिल गया तो डर लगा, अंधेरे में कोई छुपा होगा डर लगता। लेकिन किसी का पता है कि ऐसा दिखता है तो वी कैन फेस कि अच्छा अगर दांत वात है उसके तो हम दांत से बचेंगे, अपना डिफेंस कर लेंगे, डर निकल जाएगा। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों, कुछ बीच में बोलने वाली बात है पूछने वाली तो पूछ लेना, क्योंकि इनका लेवल अच्छा है, मैं इसलिए इनको बार बार बोलता हूँ ये अगर सवाल पूछेंगे उसमें भी कुछ आपके फायदे की चीज मिल सकती है, ठीक। जी सर, जी सर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का मतलब समझ गए, एक एक चीज का मीनिंग जान लो। मतलब यस सर। क्वेश्चन किसका है ये, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हमने डिटेल में पढ़ा है बहुत तबीयत से, है ना। ये नाम नहीं सुना होगा आपने, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। लेकिन जब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर हमने पढ़ा दिया, अच्छा मैंने वेजिंग बताई थी ना, वो वेजिंग इसी के लिए तो करते हैं। वेजिंग से हम पल्मोनरी कैपिलरी
वेज प्रेशर ही निकालते हैं। ठीक, मैं आज उसके बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। वेजिंग देख तो लिया हमने वीडियो में, क्या कैसे करते हैं। वेज प्रेशर का मतलब ये होता है सिंपल, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, 4 कमरे वाला डायग्राम बनाओ, पता ही है ना चारों को, अब तो दिमाग में छप गए भाई। लेफ्ट वेंट्रिकल इज फेलिंग, आगे फॉरवर्ड पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, डायलेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ा रहेगा, फेलियर में चला गया। उसका असर किस पर पड़ रहा था? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन खोल रही थी, वेन, पल्मोनरी वेन जो लंग से लेकर के आ रही थी, तो एक चैनल बन गया। अब हम सॉल्यूशन पर आ गए हैं, क्वेश्चन ऑप्शन मैंने बता दी। अब देखो, बना ही देते हैं ना भाई। ठीक है ना, तो यहां पर जो आ रही थी ना वो पल्मोनरी वेन खोल रही थी, है ना, और यहां आपके फेफड़े थे, है ना। ये कौन सा चैम्बर है? एल ए, ये वेन पल्मोनरी वेन, ये आपके, ठीक है। हमारा जो पल्मोनरी कैथेटर है ना, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, वो कहां पर है? यहां पर। तो यहां पर पल्मोनरी वाल्व होगा, यहां से हमने वो पल्मोनरी कैथेटर डाला तो यहां आ गया था वो। ये जाकर के किसी ब्रांच में भी जा सकता है, मेन ट्रंक में भी रह सकता है, डिपेंड करता है ना। तो यहां इसके टिप पर एक बलून था, याद है आपको, जो सिरिंज से फूल रहा था, 1.5 ml सिरिंज हमने हवा भरी थी, वो फूल रहा था। पहले इसका थ्योरी, सिद्धांत, हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्यों देख रहे हैं, बहुत सरल भाषा में। अभी मैंने 5-7 दिन पहले एक यूट्यूब पर वीडियो देखी है, किसी डॉक्टर की है, जो शायद इंटेंसिविस्ट ही हो, क्रिटिव, उसका पढ़ाने का अंदाज मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा, प्लीज, मतलब फ्लो बना हुआ थोड़ा सा। तो मैंने ये जो तुम्हारे नर्सिंग में चिल्लपो मचा रखी होती ना, चिल्ला रहे हैं और खाली माहौल बना रहे हैं, मुझे लगा यार ये क्या नॉनसेंस है। एक्चुअली में साइंस को वैसे पढ़ाया जाना चाहिए जैसे वो डॉक्टर साहब पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे एक चीज़ सीख ली कि यार मैं जितना सरल शब्दों में और सरल तरीके से समझाऊंगा ना, उतना आपके लिए आसान होगा। तो बारी बारी चीज़ों को हम ईजी बना लेंगे। उनके कमेंट में भी डॉक्टर्स के कमेंट थे कि सर इतना आसानी से हमें पहली बार पता चला, इतना ईजी, तो मज़ा ही आ गया सर, आपकी तरह ही पढ़ाना चाहिए। तो मैं पहले से भी सरल चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा और आपको तो और ज़्यादा सरल चाहिए, क्योंकि नर्सिंग में तो और भी मुझे थोड़ा आसान बताना चाहिए। तो हम इसका एक सिद्धांत समझ रहे हैं कि क्यों हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मेजर कर रहे थे। एक तो हमने उससे कार्डियक आउटपुट मेजर कर लिया था, वो हमारे काम का था। और ये पूरा क्वेश्चन पल्मोनरी ये जो था पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर स्वान-गेंज के ऊपर ही बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। सिद्धांत ये कहता है कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन और ये लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, ये पूरा एक चैनल नहीं है क्या? एक चैनल ही तो है। यहां से चले, ये रहा, यहां से ये रहा, ये रहा, हालांकि अरोटा भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यहां तक तो पूरा एक चैनल है ही है, क्योंकि बीच में कोई पंपिंग वंपिंग नहीं हो रही। लेफ्ट वेंट्रिकल में पंपिंग हो जाती है, राइट वेंट्रिकल में भी पंपिंग असर आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद में हम पल्मोनरी आर्टरी में अगर पहुंच जाएं, है ना, और इस पल्मोनरी आर्टरी को यहां से हम वेज कर दें, वेज का मतलब बताया था मैंने, ऑक्लूड, ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक, तो वो फुलाने वाला इसीलिए तो था, कफ इन्फ्लेट होगा, बलून फूलेगा तो ब्लॉक हो जाएगी। ईटी ट्यूब का भी तो होता है ना, वो उसको सील कर देता है, और वो ट्यूब के अंदर से हवा आती जाती है, लेकिन साइड से तो पूरा पैक हो जाता है ना। तो अगर आपने इस बलून को इन्फ्लेट कर दिया, जो कि हम वेजिंग में कर रहे थे, अच्छा, तभी तो वो जो सिरिंज थी वैसी थी जो अपने आप पीछे जा रही थी, क्योंकि पूरे टाइम तो बंद नहीं रख सकते ना आपको, थोड़ी देर के लिए, जब तक वेजिंग प्रेशर चेक करना है, वेज प्रेशर, तभी तक थोड़ी देर बंद रखोगे। बाद में आप भूल गए तो यहाँ तो नुकसान हो जाएगा ना, आगे का फ्लो ही बंद हो जाएगा भाई। तो वो इसीलिए पीछे हो जाती है कि बंद नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए बंद रखो, समझ गए? तो वो भी याद रहेगा कि सिरिंज क्यों ऑटोमेटिकली पीछे जा रही थी। ये सेल्फ डिफ्लेटेबल कफ होता है, खुद से डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। ये जब मैंने ऑक्लूड कर दिया तो पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम एक कॉलम बन गया, या बस पाइप्स का एक कॉलम है।
तो अगर अब हम फिजिक्स के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स का सिद्धांत ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं, ना तो ब्लड यहाँ से आगे जा रहा है और ना अभी इसके आगे जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जब बंद है तब की बात कर रहे हैं। तो जब एक कॉलम में आपके कोई फ्लूइड भरा हो तो वो कॉलम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये आगे की तरफ धक्का दे देगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इसकी तरफ धक्का दे देगा। ऐसे ही होता है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक पाइप ले लो, पाइप का टुकड़ा आपने यू उसमें पानी भर लिया और यू शेप में बना दिया, आप नीचे ले जाओगे ना तो पानी इधर से आएगा, ऊपर से निकलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट, फिजिक्स में ग्रेविटी का रूल वो लग रहा है फोर्स, तो इधर नीचे ले जाने पर इसका प्रेशर कम हो जाएगा और वो ऊपर निकल जाएगा। इसकी हाइट ज्यादा है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा पानी के कॉलम का, तो ये धक्का देगा और इधर से पानी निकलेगा। समझ गए? ये जनरल सिद्धांत है फिजिक्स का, बहुत बेसिक सा। तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई जब हमने वेजिंग कर दी है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम बन गया है, अपने आप प्रेशर इक्वल हो गए होंगे, नहीं तो मूवमेंट हो जाएगा अपने प्रेशर बराबर जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मूवमेंट होता है कॉलम के अंदर। तो अब पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो बैलेंस है प्रेशर का वो बन चुका है। इसका मतलब इस पूरे कॉलम में एक ही प्रेशर है, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। अब हम वापस से थ्योरी पे आ जाते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इनडायरेक्टली हमें लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। आप इसका भी बोल सकते हो, पल्मोनरी आर्टरी का भी, और फेफड़ों में वैसे पल्मोनरी कैपिलरी का मतलब फेफड़े, लंग्स की कैपिलरीज। तो वेजिंग के बाद में लंग्स की कैपिलरीज में जो प्रेशर है वही इस वक्त पल्मोनरी वेन का प्रेशर है, वही लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है। तो ये सवाल अलग बन गया, ये पूछा जा चुका है मेडिकल में। मुझे तो पता नहीं था इतने अच्छे सवाल नर्सिंग में आएंगे, इतने डिफिकल्ट सवाल। लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस, अब मैं इतनी तबीयत से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इसने बताया ना ये आया हुआ। मुझे लगा कहीं किसी टेस्ट सीरीज में वैसे तो नहीं पढ़ लिया कि यार ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है, अगर आया हुआ है तो हम इसको ढंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल बनेगा कि सर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर किस चैम्बर का, हार्ट के किस चैम्बर के प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट करता है? तो आंसर जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ध्यान रख, नया सवाल, नया मतलब आपके लिए नया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। पल्मोनरी कैपिलरी, ये लिखा है आंसर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? ये निशान लगभग बराबर का, तो ये होता है ना बेटा, लगभग बराबर है ना, लगभग बराबर है किसके? लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर के। एक सवाल नया। अब अगर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अब मैं एक और नई बात, मतलब इसी से जुड़ी, पहली बात तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बताता है, दूसरी बात जो हार्ट फेलियर होते हैं ना, हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एक ही बात है, वो दो तरह के होते हैं भाई। अब नई बात, ये डायग्राम भी काम का है। हार्ट फेलियर जो है ना, हार्ट फेलियर दो तरह का हो सकता है, एक तो कार्डियोजेनिक, हार्ट फेलियर की जगह मैं अगर ये शब्द इस्तेमाल कर दूं ना तो ज़्यादा आपको थोड़ा सही लगेगा। मुझे तो पता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर आपके लिए मैं इसको पल्मोनरी इडीमा लिख रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी इडीमा ही तो हो रहा था, मैं बता ही चुका हूँ आपको। पल्मोनरी इडीमा दो तरह का हो सकता है, कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक। इन दोनों के बीच अंतर करने का, डिफरेंशिएशन का जो जरिया है, जो माध्यम है, जो तरीका है, वो होता है ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। अगर पल्मोनरी इडीमा कार्डियोजेनिक हुआ, अगर कार्डियोजेनिक हुआ तो इसमें पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, है ना, और अगर ये नॉन कार्डियोजेनिक हुआ तो इसमें नॉर्मल रहेगा। इस चीज को भी रटना नहीं पड़ेगा बच्चों, पता तो चल रहा है ना हम क्या बात कर रहे हैं। हम सीवीएस में आ गए वापस से, मतलब पार्ट 1 में, क्योंकि ये सवाल कल भी पूछा था बिरजू ने, तो मैंने कहा यार बाद में देखेंगे, आज भी पूछा तो ऐसे नहीं, मतलब सवाल भी अच्छा है
और ये सवाल एम्स में पूछा हुआ तब तो मैं सीना ठोक के बोलूंगा भैया ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बारे में तो सब कुछ पता होगा। अब इससे जुड़े हुए नए सवाल, बहुत हाई पोटेंशियल क्वेश्चन हो गए ये, दे आर वेरी हाई पोटेंशियल क्वेश्चन जो आगे पूछे जाएंगे। नाइस, ऐसे सवाल पूछते रहा करो, ठीक है। भले मैं उस क्लास में नहीं लूँ, किसी क्लास में ले लूँ, लेकिन आना चाहिए। तो कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में अंतर करने का एक तरीका क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। अगर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पल्मोनरी एडिमा कार्डियोजेनिक है, और अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो नॉन कार्डियोजेनिक। तो सही बात है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का बढ़ा हुआ होना मतलब लेफ्ट एट्रियम की प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कब बढ़ता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा हो। यानी कि फेलियर किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से, मतलब पल्मोनरी एडिमा किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से। भाई ये फेल होगा तभी तो इसमें प्रेशर बढ़ा था, और वही प्रेशर एलए में बढ़ा था, वही प्रेशर पल्मोनरी में। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो एडिमा, पल्मोनरी एडिमा कौन सा वाला होगा, कार्डियोजेनिक, और दूसरा वाला नॉन कार्डियोजेनिक। वैसे मैंने पल्मोनरी एडिमा में भी पढ़ाया था, ये दो तरह से हो सकता है, कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक। हो सकता है आपको नहीं बताया हो, लेकिन बताया था, बिरजू वाली क्लास में बताया था, अच्छे से याद है मुझे। तो मैंने इतना कहा था कि यार ठीक है, कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट की वजह से हो रहा है। नॉन कार्डियोजेनिक के एग्जांपल में भी मैंने एआरडीएस लिखा था, एआरडीएस लिखा था, रीनल फेलियर भी लिखा था, किडनी फेल हो जाती है ना, बहुत होते हैं, हाइपरटेंसिव फेलियर भी होता है, न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। हार्ट के अलावा किसी भी बीमारी से अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया तो नॉन कार्डियोजेनिक। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ याद नहीं रखना है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि आपका लोड कम हो जाए, चीजें जितनी ज्यादा होंगी याद रखने के लिए उतना दबाव ज्यादा रहेगा। दबाव में नहीं रहना है भाई, लॉजिकली चलना है, चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का पता चल गया। नॉर्मली ये 12 से 16 होता है, जहां तक मेरे को याद है, मैंने देखा नहीं इसकी वैल्यू एक्चुअली। 12 to 16 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में मेजर करते हैं। ये मैं चेक करूंगा क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए इसको देखे हुए। 12 से 16 ही है जहां तक मुझे याद है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए अगर ये फेफड़ों का है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर है ना, 12 से 16। आई विल चेक, 16 से ऊपर तो पक्का कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, पक्का। इस पर क्वेश्चन भी दिया हुआ मैंने टेस्ट सीरीज में, सिर्फ पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, बट वैल्यूज तो देखती रहनी पड़ती मैंने, क्योंकि काम नहीं पड़ा बहुत, तो 16 ही होगा, गलत नहीं निकलेगा, नहीं तो मैं पहले ही मना करता कि मुझे याद ही नहीं है। बट हाँ 12 से 16 हो सकता है, 16 से ऊपर अगर है तो हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मानते हैं, ठीक है। एमएमएचजी भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट के चैम्बर्स में तो एमएमएचजी में, और लंग्स में जितने भी प्रेशर होते हैं वो सेंटीमीटर वाटर, तो वी विल चेक। 16 की वैल्यू जाएगी बस, है ना। तो ये पता चल गया पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता क्या है। अभी तो हम क्वेश्चन पर आए नहीं है, सिर्फ हमने चीजें सीखेंगे आखिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है। क्लियर है पल्मोनरी कैपिलरी? हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो असिस्ट करता है फंक्शन, उसमें लेफ्ट एट्रियम लिखेंगे या लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़े हैं। नो, इट इज लेफ्ट एट्रियम। यस, मैंने लिखा है ना साफ साफ लेफ्ट। ये सवाल तो ऑलरेडी मैंने कहा ना पूछा जा चुका है, आपसे नहीं पूछा, बट मैंने खुद इस सवाल को फेस किया है। लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर रिफ्लेक्ट करता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, और एग्जैक्टली बराबर होने की जो शर्त है वो भी बताता हूं। अब आपने सवाल पूछ लिया तो, अगर कॉम्प्लायंस नॉर्मल है हार्ट की और लंग्स की, कॉम्प्लायंस मतलब टिश्यूज में कोई डैमेज नहीं है, तो एग्जैक्टली इक्वल प्रेशर होता है। लेकिन कॉम्प्लायंस कभी भी 100% नहीं होती है, कॉम्प्लायंस नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि बीमारी की कंडीशन, चाहे वो हार्ट की डिजीज हो, फेफड़ों की डिजीज हो, उनकी टिश्यू की कॉम्प्लायंस कम हो जाती है। इसीलिए प्रेशर थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है कि लेफ्ट एट्रियम में थोड़ा कम ज़्यादा हो और कैपिलरी वेज प्रेशर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। समझ गए मेरी बात? इट इज नेवर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनडायरेक्टली तो बता रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ता है तो लेफ्ट एट्रियम में भी बढ़ रहा है, बट इट इज नॉट ए डायरेक्ट। अगर ये पूछा जाए कि किस चैम्बर के प्रेशर से रिजेंबल कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज लेफ्ट एट्रियम। पर ऑप्शन में अगर ये लिखा है कि सब इनडायरेक्टली आप लेफ्ट वेंट्रिकल के, क्योंकि फेलियर तो वेंट्रिकल के ही बता रहे हैं ना हम, अगर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड फेलियर ही तो हो रहा है, तभी तो उसको कार्डियोजेनिक बोला है।
इनडायरेक्टली तो ये बता रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। अब हो सकता है मीरा ने भी क्वेश्चन देखा हो और उसमें ये ऑप्शन हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलियर को रिफ्लेक्ट करा, तो इनडायरेक्टली तो कर ही रहा है, इसीलिए रटना नहीं। और कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है। मैंने कहा कि लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को दिखा रहा है, सामने दिख भी रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल का भी पता लग रहा है। सो इसीलिए नथिंग इज परमानेंट, एमएसएन और फंडामेंटल में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है मीरा? एम आई क्लियर? यस सर। तो मीरा नहीं है, ये गर्दन हिला रहा है। यस राइट, ऑल राइट। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज क्लियर नाउ। अब कभी भी नाम आएगा तो घबरा तो नहीं जाओ, बोल रहे और ये क्या, ओ माय गॉड। वेजिंग का वीडियो तक दिखा दे भाई। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर नसीब नहीं होता डॉक्टरों को भी, जो एनेस्थीसिया में डिग्री लेके आ जाते हैं ना, वो अपने 3 साल की डिग्री में एक भी पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर डालते हुए नहीं देख पाते। पर आप तो खुश नसीब हो जी। चलिए अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को हम जानते हैं क्या होता है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ गया है, बढ़ेगा ही, अब तो हमें पता चल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन में जो लिखा है वो डरावना लगता है, लेकिन अब जब हम जानते हैं, जब मैं लिख रहा था तब मेरे तो सामने मैंने कहा ये तो होगा ही, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है डोपामिन इंजेक्शन शुरू कर दिया, बिल्कुल सही किया। डोपामिन किस ग्रुप की दवाई है बच्चों? अरे नहीं जीतेश, अरे तो बोलते क्यों नहीं भाई? आयनोट्रॉप्स क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिव, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो पॉजिटिव है। ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना हमारे सामने। अरे मजाक कर रहा हूं बेटा, माइनस लिखा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ पॉजिटिव ही होता है, और जहां कुछ नहीं हुआ 1 होता है। मेरी बातों को बड़ा मजाक करता हूँ बच्चों, क्योंकि तुम इस लायक हो गए हो। हर किसी से मजाक नहीं करते, ध्यान रखना। मजाक करने लायक पात्रता होनी चाहिए आपके अंदर, दैट इज ठीक है। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने जान लिया। आयनोट्रॉप चालू कर दिए। क्यों आयनोट्रॉप चालू किया? भाई लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो रहा है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो आगे की तरफ पंपिंग इंप्रूव होगी, और पंपिंग इंप्रूव होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वो आंसर तो आ गया, लेकिन अब हर एक चीज का हम पोस्टमार्टम कर देंगे, क्या डरा रहा है हमें। तो डोपामिन क्यों चला, देखो खुद ही ने बोला है। वैसे सवाल तो बहुत सीधा है, अगर मैं भाई ये इसने सब चीजें खुद बता दी कि वेंट्रिकुलर फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए चलाई है। अगर किसी को ये भी नहीं पता आयनोट्रॉपी क्या होती है, ये कौन सी दवाई, तो उसने खुद ही लिख दिया। बस ये पूछा है उसने कि कैसे पता करोगे। तो अब तो बीपी इंक्रीज होगा, और क्या क्या इफेक्ट होंगे? बीपी डिक्रीज, सवाल ही नहीं उठता भाई, हो ही नहीं सकता। कार्डियक इंडेक्स पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे जाट जोर से बोल, सही बोल रहा है, बढ़ेगा। अरे तो हिम्मत दिखाओ ना। व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स? अब हाँ, जैसे मैंने सबके बारे में बात करी थी ना, मैं इसके बारे में बात करूंगा। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? कार्डियक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया। ये अपने आप में एक टॉपिक है सीबीएस का, यही पढ़ेंगे अपन आज ही इसी वक्त। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? विवेक कल सही आंसर दे रहा था भाई लाइव क्लास में, है ना, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के भी गलत हो रहे थे। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसने सही दिए, तो ये फिर ध्यान चला जाता है कि यार ये सही दे रहा है। अपॉन बॉडी सरफेस एरिया। डोपामिन इसमें से कौन से वाले फैक्टर को बढ़ा रही थी? अब थोड़ा अंदर घुस गए हम इसके। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा वो तो ठीक है। अच्छा, बीपी इक्वल टू सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस या पल्मोनरी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस या टोटल, है ना? सही है ना भाई? अगर कोई बच्चा बाद में जुड़ा हो ना तो पूछ लेना। ये सब पहले हमने बात कर ली है, और
ये फॉर्मूला तो हमारे लिए सीवीएस का ये नींव है, नींव। सीवीएस इसी पर टिका हुआ पूरा सीवीएस एक्चुअल में, है ना। अब देखो कौन से वाली चीज को बढ़ा रहा है, डोपा, डोपामिन। डोपा ही था ना क्वेश्चन में, डॉबिटा अलग होता है, डोपा अलग होता है, डोपामिन है ना। बताओ किसको बढ़ा रहा है? विवेक पहले सही जा रहा था बेटा, तू इनकी बातों में क्यों आ रहा है? ये तो वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम, ध्यान दो ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम डोपामिन, वॉल्यूम का मतलब या तो यूरिन को बाहर निकाले या प्रीलोड को बढ़ाए, वीनस रिटर्न को बढ़ाए कम करे, वो चीज वॉल्यूम को बदलेगी। एक बेसिक सी बात समझ लो, वॉल्यूम से छेड़छाड़ हुई है क्या, ये बताओ कहां हुई है भाई? मैंने कोई डायूरेटिक दिया क्या? मैंने कोई हेड अप किया क्या? मैंने हेड एंड लो किया क्या? पैर ऊपर किए क्या? वीनस रिटर्न प्रीलोड को छेड़ा ही नहीं, ये तो प्रीलोड ही तो है, हमने छेड़ा ही नहीं प्रीलोड को। इजेक्शन फ्रैक्शन को इंप्रूव करता है बस, मतलब थ्योरेटिकली। वैसे इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत जल्दी इंप्रूव होता नहीं, लेकिन जो फोर्स है ना कॉन्ट्रैक्शन का, उसी को तो बढ़ा रहा है भाई। आइनोट्रॉप है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, मतलब वो पंपिंग को इंप्रूव कर रहा है, दैट्स इट। पंप फेल हो रहा था हार्ट का, उसको आइनोट्रॉप ने पंपिंग को हेल्प किया, दैट्स इट। सिंपल, सरल शब्दों में, हिंदी में बोलने में कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं जब थोड़ा इमोशनल या वैसे होता हूँ तो इंग्लिश निकलने लगती है, वो थोड़े रिफ्लेक्स बन गए इतने सालों तक प्रैक्टिस की वजह से, वरना अपन बिल्कुल देसी कलाकार है ना। धौलपुर से ज्यादा और देसी क्या होगा, धौलपुर तो पिछड़े हुए इलाके में आता है, समझ गए। तो इजेक्शन फ्रैक्शन स्लाइटली इंप्रूव होगा ताकि पंपिंग बेटर हो रही है, इसलिए ये बढ़ेगा। तो हार्ट रेट अलग चीज है भाई, डोपामिन हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ये उसका एक और एक्शन है अलग से। तो इससे क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ रही है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ रही है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, यही तो हम चाहते हैं। कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होगा, और कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होगा तो बीपी बढ़ेगा। एसवीआर तो जो था वही है, इसने छेड़ा नहीं एसवीआर को, नहीं तो ज्यादातर आयनोट्रोपिक दवाइयां या वेजोप्रेसर्स होती है ना, वो एसवीआर को भी बढ़ाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, डोपामिन नहीं करवाती। डोपामिन का प्राइमरी काम कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर रहता है, एक्शन, जबकि नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन या वेजोप्रेसिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, उस तरह से बीपी को बढ़ाती है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। डोपा और डोब्यूटामिन, डोपामिन और डोपामिन, ये डोपामिन रिसेप्टर के थ्रू काम करती है, वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू करती है, वेजोप्रेसिन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, समझ गए आप। तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही है, बीपी को बढ़ा रही है, लेकिन कैसे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंप्रूव करती है और थोड़ा हार्ट रेट को इंप्रूव करती है। क्लियर है? अब इनमें भी सवाल बनेंगे, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, ये नॉलेज परमानेंट रखनी है आप, सिलेक्शन के साथ भी सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि काम करोगे ना तब ये चीजें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। कार्डियक, अच्छा हाँ, इंडेक्स के बारे में थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जब कार्डियक आउटपुट हमारे पास था तो नया एक टर्म कार्डियक इंडेक्स लाने की क्या जरूरत थी भाई, काम चल रहा था ना कार्डियक आउटपुट से, और सिलेबस बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अब बॉडी सर्विस एरिया का भाग दे दिया हमने, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन क्यों, एक हिस्से को नहीं बोल सकते, उसके एरिया के पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। इसका कारण मैं बता देता हूं, इसका रेशनल जान लो। विवेक है बेचारा, बेचारा क्या मतलब, विवेक अपना प्यारा विवेक, बेचारा क्यों वो बोले कि इसकी हाइट थोड़ी कम है, मेरे से तो कम ही है, गीतेश के टक्कर दे है तो है, इसमें क्या है ना, थोड़ी हाइट कम है तो बॉडी सरफेस एरिया थोड़ा कम होगा, हाइट बढ़ती तो बॉडी सरफेस एरिया बढ़ जाता। ये आप छोड़ो, विवेक को कल को बुरा लगे यार ऐसे क्लास, मेरी हाइट खली से कम है, इसमें कोई डाउट नहीं, खली तो 6.5 फीट से भी लंबा है, मेरी तो चौधरी सी कम होगी। कितने का है तेरी हाइट, क्या है तेरी हाइट, फिक्स 6 फीट है, 6 फीट, हाँ तो 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा है, तो कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं। खाली मेरे से 1.5 फीट लंबा है, मान लो 7 फीट से भी ऊपर होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान है। और बॉडी उसकी सरफेस ये आती है बिल्कुल, बॉडी सरफेस एरिया मेरे से तो 1.5 गुना होगा, मेरे से तो 1.5 गुना, दुगना भी हो तो पता नहीं।
डाइट वाइट उसकी बहुत है, खली की बात कर रहा हूँ। अब खली का कार्डियक आउटपुट होगा 8 लीटर पर मिनट होगा, मैं अंदाजे से बता रहा हूं लेकिन होगा भाई। जिसका शरीर बड़ा है, जिसका हर चीज मेरे से तो बड़ी है ना, तो उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से, हार्ट भी बड़ा होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा हार्ट ब्लड का, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए 8 और मेरे लिए 5, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो खली को तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन बढ़ा हुआ इसलिए क्योंकि उसकी डिमांड उतनी ज्यादा, क्योंकि उसका बॉडी सरफेस एरिया उतना ज्यादा है। तो इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना भाई, इसमें कंपैरिजन करेंगे तो खली तो एबनॉर्मल हो गया, या अगर खली को आप सही मानोगे तो मेरा तो लो हो गया कार्डियक आउटपुट, जबकि नॉर्मल हम बोलते हैं 4 से 5 लीटर पर मिनट, 4.5 लीटर पर मिनट भी एवरेज वैल्यू मानते हैं, पता है ना, कार्डियक आउटपुट की नॉर्मल वैल्यू पूछते हैं। तो ये तो समस्या हो गई ना कि साहब जिसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और ये नॉर्मल है तब भी आपको एबनॉर्मल लगेगा, ये एबनॉर्मल है नहीं। तो क्या करें, एक बेटर इंडेक्स बना दिया, बेटर पैरामीटर बना दिया, तो भैया आप लफड़ाई खत्म कर दो, किसी का कितना बॉडी आप तो पर मीटर स्क्वायर में निकाल दो, यानी कि उसका जितना भी बॉडी सरफेस एरिया है उसका भाग दे दोगे भाई, इतने का उतना तो एक का अपन भाग ही देते ना, चूंकि इसलिए वाला नियम फिर से आ गया। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो नॉर्मल अपन 1.7 के आसपास मीटर स्क्वायर मानते हैं, है ना, हेल्दी एडल्ट का 6 फीट के आसपास की 8 नॉर्मली मानते हैं, तो खली का कितना होगा 3 मीटर स्क्वायर होगा भाई, लगभग दुगना मान लो, होगा, अंदाजे से बता रहा हूँ, होगा। तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू थी कार्डियक आउटपुट का। मैं कार्डियक इंडेक्स, अच्छा कार्डियक इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इंडेक्स की, 5 में 1.7 का भाग दे दो, 3 के आसपास आता है, जहां तक मतलब एग्जैक्ट तो वैसे भी कोई वैल्यू फिक्स है नहीं, 2.5 से 3.5 है, देखना एक बार, मतलब देख लेना, मैं ही देख रहा हूँ। 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, मिनट पर मीटर स्क्वायर, हाँ पर मीटर स्क्वायर, या 3 है ना। अच्छा प्रिया ऑनलाइन जुड़ी हुई है, गूगल कर लिया क्या प्रिया? ठीक है, किसमें? एथलीट्स में, हाँ थोड़ा रेट कम रहता, उसका तो रेशनल बता दिया था। खाली कोई एथलीट नहीं है, ये तो हाथ ही है, चर के इतना मोटा हो गया, बस वो WWE में फाइट कर लेता। एथलीट तो वो होते हैं जो दौड़ना, भागना, जंप करना, स्पोर्ट्स खेलना, दे आर एथलीट्स। एक्रोमेगाली, हाँ गाइगेटिज में, अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा भी गाइगेटिज में एक्रोमेगाली में डिफरेंस, पहले तो पता था, एंडोक्राइन बहुत सालों से नहीं पढ़ाया, और ऐसे मरीज भी नहीं आते अस्पताल में, सब गाइगेटिज में हो गई। एक्रोमेगाली और गाइगेटिज में डिफरेंस है। अभी तो तुम जो भी बोलोगे मुझे फिर बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्री टाइम में अब जोर डालूंगा तो आ जाएगा यार, लेकिन अभी उतना टाइम यहाँ खराब नहीं करते। जो भी है, खाली गाइगेटिज में जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, गाइगेटिज्म जाइंट हो गया है ना, एक्रोमेगाली में कुछ एबनॉर्मल होता है, गाइगेटिज्म में शायद ओवर ग्रोथ होती है, देखना पड़ेगा। जो भी है, अब मुद्दे की बात सुन लो आप, अरे आपस में नहीं, कार्डियक आउटपुट तो मिसलीडिंग है, गलत जानकारी दे रहा है, एबनॉर्मल है जबकि है वो नॉर्मल। तो अब हम क्या करते हैं, 8 में मैं 3 का भाग दे दूं, है ना, और इधर कितना था अपना 5, कार्डियक आउटपुट मेरा अपन 1.7, तो इनको भाग दोगे तो ये 3 से थोड़ा कम आ रहा है, 2.8 2.9 है, ये भी 3 ही आएगा, ऊपर 9 होता तो 3 ही आता, समझ रहे हो, तो 2.9 ले लेता हूं मैं तो, और ये भी 3 से थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि 51 होता तो पूरा 3 आता, तो 2.9 आएगा। यूनिट क्या होगी, लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट अपने आप में लीटर पर मिनट था ही, उसको भी हमने पर मीटर स्क्वायर और कर दिया, सरफेस एरिया का भाग दे करके। तो इसका फायदा क्या हुआ कि भले ही किसी का कार्डियक आउटपुट की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा हो, या मान लो अब मैं विवेक को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाता हूँ, उसका मान लो 4 ही है, होगा नहीं लेकिन हम तो बस कोई भी ले लो, 4 है ना, लेकिन उसका बॉडी सरफेस एरिया भी कम होगा, 1.4 हुआ मान लो, 1.4 मीटर स्क्वायर,
तो 1.4 मीटर स्क्वायर का भाग दोगे लगभग ये भी 2.9 ही आएगा। 14 थी 42, ऊपर 42 होता तो पूरा 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर होता। ये कितना है 2.9, यूनिट वही रहेगी। तो इसका मतलब अगर पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया अगर हम निकालें इंडेक्स को तो वो एक्चुअल में वैल्यू बताएगा। ये अगर वैल्यू एबनॉर्मल होती है, जैसे खली का कितना था 8, वो तो उसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा था। अगर मान लो खली का रह जाता कितना 4 है ना, और उसका बॉडी सरफेस एरिया कितना था 3, तो अब एक्चुअल में इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 से भी कम आएगा, 15-45 होता। इसका मतलब ये कार्डियक आउटपुट इसका एक्चुअल में कम हुआ है बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ये अगर ये कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसका मतलब एक्चुअल में उसका कार्डियक आउटपुट कम हुआ है उसके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पहली बार में मुश्किल लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, हम कार्डियक आउटपुट से भी काम चला सकते थे, पहले चल रहा था, लेकिन जब लोगों ने, जैसे आपने कोई थ्योरी दी और मैंने उस पर उंगली उठा दी, भाई ये तो क्या बात हुई, खली का तो मान लो 7.5 है 8.5 है, तो क्या वो एबनॉर्मल है क्या? तो इनको सोचना पड़ा यार नहीं, उसके बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से तो नॉर्मल ही है। तो फिर बोले ये कैसे, आप एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं मानते कि सब 4.5 से मतलब 4 से 5 कार्डियक आउटपुट फिक्स है, ये नहीं है, ये वेरिएबल है। लेकिन कार्डियक इंडेक्स इससे ज़्यादा सेंसिटिव मार्कर है। अगर कार्डियक इंडेक्स बढ़ रहा है तो वास्तव में उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है पर बॉडी स्क्वायर एरिया, बॉडी सरफेस एरिया पर मीटर स्क्वायर में, और अगर कार्डियक इंडेक्स कम हो रहा है तो वास्तव में कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। क्लियर है ना? समझ जाना जरूरी है, लिखने में क्या लिखोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर एक बार दिमाग में चीज बैठ गई तो फिर नहीं भी लिखी है तो चलेगा। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों समझ आ गया क्या? अरे ऑनलाइन वालों समझ आ गया क्या सर? हाँ सर अगर क्वेश्चन में अगर डोपामिन की जगह अगर कुछ वेजोडायलेटर्स मेडिसिन होता तो क्या होता आंसर? ओ वेजोडायलेटर होता, बताओ। मैं टूटन ने ये सवाल किया। टूटन प्लीज एक बार अपने नाम को प्रोनाउंस करो ताकि मैं मुझे लगता है टूटन 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 नहीं सर, टूटन है, टूटन सर। टूटन, मेरे बदन में टूटन हो रही है। हिंदी में हम बोलते हैं टूटन का मतलब क्या होता है? ठीक है। बॉडी एक होता है ना, टूट रहा है, आज तो पूरा बदन टूट रहा है, अंगड़ाई लेते हैं ना टूटन। अच्छा टूटन का मतलब क्या होता है बेटा? सर इसका मीनिंग मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा हो सकता। अब अंतिमा बच्ची आती है ऑनलाइन में, तो मुझे लगता है वो 4-5 सिबलिंग्स होंगे भाई बहनों, और वो आखिरी होगी लास्ट, इसीलिए उसका नाम अंतिमा है। अंतिमा है ना। एक नर्सिंग की कोई बच्ची थी, उसका नाम था सातवीं। 2 जीडीए, जीडीए तो मतलब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वार्ड बॉय वार्ड लेडी जिनको आप बोलते हैं ना, तो उनके नाम बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से आती हैं। तो एक का नाम था किस्मत, अभी कल परसों की बात है, पता चला मुझे किस्मत। तो मुझे बड़ा ताज्जुब, मैंने कहा नाम किस्मत है। फिर उसने बताया जो स्टाफ था कि सर इसके साथ में एक और आती है, उसका नाम है चिंता। सीरियसली, मतलब दिस इज रियल। तो यूनिक नाम होते हैं, टूटन इज यूनिक। अब टूटन ने सवाल पूछा है, अब मैं कॉन्फिडेंटली टूटन प्रोनाउंस कर सकता हूँ। मुझे हमेशा थोड़ा डर लगता था यार, टूटन है, टूटन टूटन, तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टूटन, इसलिए सही जानकारी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देती। टूटन इज आस्किंग। सर मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा नो प्रॉब्लम होता है, इश्यूज, तो इधर हिंदी, बल्कि जो तुम्हारी वाली हिंदी है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज थोड़ा सर। टोन डिफरेंट होता है ना। अभी मैं वर्कशॉप में था ना, फोर्टिस में क्रिटिकल केयर की वर्कशॉप हुई थी वेंटिलेटर, तो उसमें एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट आया हुआ था। ही वाज आस्किंग टू मच क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सवाल उसने पूछे और बहुत अच्छे सवाल पूछे, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट। एक तो थोड़े दिखते अलग है ना, तो एक अलग पहचान, स्मार्ट होते हैं, मतलब लड़का था लेकिन सच में क्यूट लग रहा था एकदम। तो वो पूछ रहा था बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि सर ये, और उसके बाद में दूसरे लोगों ने पूछना शुरू किया। हिम्मत नहीं होती ना, एक बार साइलेंस होता है ना, जब उसको ब्रेक नहीं करो तब तक बच्चे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो आप भी पूछ लिया करो। टूटन ये कह रहा है कि अगर हम वेजोडायलेटर यूज करते हैं आइनोट्रॉप की जगह तो क्या होता? तो बीपी कौन बोला सबसे पहले? तू बोला।
हाँ तेरी आवाज से मैंने पहचान लिखा। बीपी कम होगा ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन बीपी कम क्यों होगा वो बताओ, प्रयोग में हो तो कौन सी चीज कम होगी जिसकी वजह से बीपी कम होगा? सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये जरूर मेरा हो। 2 टन अगर वेजोडायलेटर चलाएंगे तो इट विल डिक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे ही वेजोडायलेशन होता है ना, डायलेशन मतलब इंक्रीज्ड डायमीटर मतलब डिक्रीज रेजिस्टेंस। ये मैंने पहले पढ़ाया है, हो सकता है वो क्लास तुमने ना ली हो। हाँ सर, मैंने ले लिया है वो क्लास, देखा है। हाँ तो पुरानी क्लासेस आप देखा करो, जैसे जो बाद में जुड़े हो ना, तो पुरानी क्लासेस ऐप पर हैं उनको देखो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब। तो वेजोडायलेशन होगा, इसका मतलब बीपी कम होगा क्योंकि एसवीआर कम होगा। अब आप किसी भी सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो, 100% सही। क्लियर है? वापस सवाल पर आ जाओ। कार्डियक इंडेक्स समझ में आ गया? तो बताओ डोपामिन चलाने पर कार्डियक इंडेक्स बढ़ेगा ना? अरे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है भाई, आउटपुट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ना, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा? हाँ लेकिन डोपामिन से क्या होगा? कम होगा। मतलब अगर बढ़ा हुआ है, क्यों कम होगा भाई? एलवी जब आगे अच्छे से पंप करने लगेगा तो खाली हो जाएगा। पहले तो भरा हुआ था तो प्रेशर बढ़ गया था, उसकी वजह से एलए का प्रेशर बढ़ा था और वो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर में रिफ्लेक्ट हो रहा था, बढ़ा हुआ। तो जैसे ही आगे की तरफ फ्लो इंप्रूव होगा डोपामिन के बाद, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम होगा। तो खाली आंसर बताना तो 1 मिनट का ही काम था, क्योंकि मेरे को कल ही आंसर समझ आ, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चल गया, तो मैंने कहा ये ठीक है। अब ये मुझे बच्चों वाले लगते हैं, मतलब ऐसे में सोचना है सर खुद की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि यू नीड प्रैक्टिस। और आपको ये बात समझनी है कि ये आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाना चाहिए। मैं अगर किसी चीज को आसानी से कर पा रहा हूं तो आप भी कर सकते। ये बात पता है, मैंने आज से कोई 25 साल पहले अक्षय कुमार के किसी इंटरव्यू में पढ़ी थी, और कोई बात आपके दिमाग में ऐसे छप जाती, मतलब आपको वो कैच कर जाती है कि यार ये बात बिल्कुल सही है। और ये उन दिनों की बात है कि मैं 12th पास करके और पीएमटी की तैयारी कर रहा था। तो मेरे पापा अक्सर बोलते थे कि भाई कोई दूसरा बच्चा अगर कर सकता, पीएमटी में सिलेक्शन तो हर साल हो ही रहे, उस टाइम नीट नहीं होता था। तो लिटरली ये बात मेरे दिमाग में छप गई कि यार अगर कोई और कर सकता है तो वाई नॉट मी। मेरी मम्मी बोलती थी भैया बेटा उसके कोई चार हाथ थोड़ी है, कोई दूसरा अगर कर रहा है तो उसके 4 हाथ नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वो मुझे बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये मेरे लिए एकदम बच्चों वाली बात है, बच्चों का खेल है। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए भी इतना ही आसान हो जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। और मैं समझाने के लिए बैठा ही हूँ भाई, जब जितना डिटेल नहीं समझ में आएगा, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो समझने के फायदे ये है कि एक बार टाइम लग जाएगा लेकिन फिर खत्म, उसके बाद कभी टाइम खराब होगा नहीं। आप रिवाइज भी करोगे तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा और आंसर। अब 4 ऑप्शन का पता है ना, ये तो गलत है, उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। 100% बीपी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी विल इंक्रीज। लेकिन इसके बहाने हमने कार्डियक आउटपुट को समझा, बहुत कार्डियक इंडेक्स, आउटपुट और इंडेक्स दोनों समझे। इसके बहाने हमने पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को समझा और डोपामिन के बारे में पता चल गया, ये आइनोट्रॉप। तो अच्छा सवाल था और अच्छी शुरुआत। लगभग 40-50 मिनट, 45 मिनट तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मैंने कहा था ना ये सवाल, जब मुझे ये पता चल गया कि ये ऑलरेडी पूछा हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। एक्चुअली मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इसके बारे में डिटेल में बताना फायदा ही करेगा, कभी ना कभी काम आएगा। समझ गए? तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। कार्डियक इंडेक्स 2.5 से 3.5 है, 2.5 से 3.5 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। और ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन 2.5 से कम है तो फिर वो सिग्निफिकेंटली कम है। या मीन वैल्यू पता नहीं 3 भी हो, जैसे 2.5 से 3.5 के बीच में 3 आता है ना, तो 3 से 2.5 कम मतलब माइल्ड सा है, लेकिन 2.5 से कम बहुत ज्यादा कार्डियक इंडेक्स कम हो जाएगा। इस तरह से कुछ। एक पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 16 की वैल्यू ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ पहले। अब आर्टरी लाइन का वीडियो ही दिखाओ, ठीक है, क्योंकि बाकी था। और वीडियो का देखो, फोटो दे करके सवाल। आज की क्लास में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टेरियल लाइन के ऊपर, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है।
अच्छा ये तो पूरा बड़ा टॉपिक है भाई, मतलब आर्टेरियल लाइन एक अलग टॉपिक है, आर्टेरियल लाइन डालना और आर्टेरियल लाइन से एबीजी का सैंपल लेना फंडामेंटल का एक टॉपिक है, फिर एबीजी अपने आप में अलग टॉपिक है ही। तो आर्टेरियल लाइन से ही कनेक्टेड चीजें अपन सब चीजें देखेंगे एक एक करके। देखो लेफ्ट एट्रियम में नहीं लोकल एनेस्थेटिक है, यहीं से शुरू करते हैं। एबीजी मशीन आर्टेरियल कैथेटर है। इससे भी पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हिपेरेनाइज कैसे करते सिरिंज को वो, और पहले ये वाला वीडियो देखो एक बार क्या कर रहे हैं, ये आपको इतने वीडियो से ही पता चलना चाहिए। पूरा देखो, छोटा सा ही तो है, पूरा देखने के बाद में फिर बताना। आवाज कम कहाँ से होगी? He is director and HOD of cardiac anesthesia in ESCC. अरे बिजी लेगा हो गया। तो क्या देखा आपने, क्या समझ आया आपको, क्या किया? दोबारा दिखाने की जरूरत है? देख लिया, दोबारा देखना है? एक बार देखो, कोई बात। किरण बेटा तुम्हारा ये शायद ऑन है माइक, ये रहा, पहचान में आ रहा है? कोई ड्रग इंजेक्ट किया, रादर इंजेक्ट नहीं इनफिल्ट्रेट की, इसको हम इंजेक्शन ना बोल करके इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट। और इनफिल्ट्रेट कौन सी दवाइयों को करते हैं हमेशा? मतलब अभी तो मैं ये पेज खोलूंगा, किसको करते हैं? लिग्नो के। सही है, आंसर बिल्कुल सही है, लोकल एनेस्थेटिक। कोई हिंट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कोई हिंट नहीं है, सिर्फ वीडियो देख करके हिंट लगाना है। हिंट मतलब आपको अंदाजा लगाना है कि किसी ड्रग को इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया है और सूज गया, फूल गई, मतलब सबक्यूटेनियस प्लेन में लगाई है वो, और उसका पर्पस था केवल उसको एनेस्थेटाइज करना, क्योंकि वहां पर अब आप प्रिक करोगे, एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार प्रिक करोगे तो बार बार दर्द नहीं होगा, वो स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू वेसल्स वहां की कैसी हो गई है? एनेस्थेटाइज। उस एरिया का पेन सेंसेशन अब ब्रेन में नहीं जाएगा, वहां भले आप कितना भी करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा वो हिस्सा है भी कि नहीं शरीर। आपने कभी फील किया है क्या लोकल एनेस्थेटिक? मेरी तो किस्मत ऐसी, मैंने जनरल एनेस्थीसिया भी खुद मेरे को दिया जा चुका है, टॉन्सिलेक्टोमी करवाई थी, और लोकल एनेस्थेटिक भी अब मैंने मतलब मुझे जरूरत पड़ी थी। टिम्पेनोप्लास्टी का नाम सुना? ये सवाल है सारे, मेरी कहानियां भी आपके लिए सवाल बन के आएंगी, तो आपको मेरी शक्ल याद आएगी एग्जाम। टिम्पेनोप्लास्टी मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर कर, प्लास्टी मतलब एंजियोप्लास्टी में कोरोनरी वेसल्स को रिपेयर कर दिया। राइनोप्लास्टी नाक को रिपेयर, नाक का क्या होता है? नाक को राइनोरिया, पानी निकलना, लैक्रामेशन मतलब आंख से पानी, ऑटोरिया पानी निकलना सीक्रेशन का, ऑटो मतलब ईयर, ओटोटॉक्सिसिटी ऑटो नहीं ओटो, ओटो टॉक्सिसिटी है बच्चों। जो ड्रग हियरिंग लॉस कराती हैं दे आर ऑटोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक। जो किडनी को डैमेज करती है वो नेफ्रोटॉक्सिक। मैं टर्मिनोलॉजी बीच बीच में से बताता हूँ, इनके लिए आपको अलग से क्लास का इंतजार नहीं करना पड़े। ओटो का मतलब ओटो रिया, भाई रिया का मतलब पानी निकलना यार, सीक्रेशन। रिया, रिया सेम वॉट एवर। रिया का मतलब मिनोरेजिया, मिनोरिया मतलब कहीं का भी निकाल दो पानी, ब्लड वॉट एवर सीक्रेशन। रिया का मतलब सीक्रेशन का ओवरफ्लो, दैट्स इट। तो ओटो का मतलब फिक्स है कान, तो ओटो के साथ में आगे रिया लगा दिया तो कान में से पानी या ब्लड आना, खून आना तो भी ओटो रिया ही है।
अगर राइनो के आगे रिया लगा दिया तो नाक। ब्रोंकोरिया, ब्रोंकस, ब्रोंकस में से सीक्रेशन बढ़ जाना, ब्रोंकोरिया। तो ईटी ट्यूब से अपन सक्शन करते हैं, सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पानी जैसे सीक्रेशन आ रहा है, तो ब्रोंकोरिया। ये सवाल अब कहीं का नहीं, रिया हिंडोन वाले रिया बोलते हैं, मतलब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अपने भाईजान भी बोलते हैं किधर को जा रही है, क्या हो रही है आजकल, क्या चल रही है भाई, समझ गए। तो ऑटो, राइनो, ये मीनिंग पता चल गया, रिया का मतलब पता चल गया, टॉक्सिसिटी का मतलब पता चल गया। लोकल एनेस्थेटिक्स का पता कैसे लगाएंगे आप? भाई आप क्लासेस तो एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए, आपको ठीक लग रही है ना, मतलब मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आपको मन में लग रहा है यार क्या टाइम पास कर रहे हैं, नोट्स तो हुए ही नहीं, 4 पन्ने भी नहीं भरे हैं, ऐसा मत सोचना। ये बात आपको समझनी है, मतलब पुराने बच्चे समझते थे, और मैंने एक आध बार गुस्से में बोल दिया था, ठीक है सिलेबस खत्म कर रहा है, लिखो शुरू कर दो, और आज जोड़ रहे सर प्लीज नहीं वैसे पढ़ा, क्योंकि सिलेबस खत्म करो ना, इज नॉट ए बिग डील यार। सिलेबस क्या है ये डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है, जो पूछा जाएगा वो सिलेबस, और वो आपने नहीं पढ़ा तो आपने सिलेबस नहीं किया, चाहे आपने नर्सिंग का पढ़ लिया हो या कुछ भी। ऑनलाइन वाले बच्चों सिर्फ मनोरंजन तो नहीं हो रहा है ना, नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं, पूछ लेते हैं सबसे। कभी नहीं हो सकता। आर यू हैप्पी विद दिस पैटर्न और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी हैप्पी सर। ठीक है, मतलब किसी को हो तो बोल सकता है। प्रिया, हाँ प्रिया से पूछना जरूरी। प्रिया क्या हो रही है? यस सर। आर यू हैप्पी विद दिस पैटर्न, दिस मेथोडोलॉजी? यस सर। गुड, मतलब इसका मतलब आदमी मैच्योर है, समझदार। तो अब सुन लो भाई, ऑटो लोकल एनेस्थेटिक्स को कैसे पहचाना जाएगा, बता देगा ब्रजेश ही बता देगा। नाम क्या आखिर में केन, बिरजोकेन मतलब किस ग्रुप की दवाई है? रिकॉर्डिंग चल। सीमांतोकेन लोकल एनेस्थेटिक है ना। अविनाशोकेन, जाटोकेन, जाटोकेन, ये तो नाम रियल सा लग रहा है हाँ वो जाइलोकेन होता है, लेकिन किसी के नाम के आखिर में अगर केन आ गया तो येन केन प्रकारेण आप आंसर कर देना, इट इज लोकल एनेस्थेटिक। यूज भले ही हम स्पाइनल में कर लें, यूज कहाँ कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट, बट जो दवाई है दैट इज लोकल एनेस्थेटिक। यहां तक कि हम एंटी एरिथमिक में भी यूज कर लेते हैं, है ना, जाइलोकेन या लिग्नोकेन या फिर लीडोकेन। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं क्योंकि ये तो पूरा एक टॉपिक है जो 3 क्लास में खत्म हो पाएगा, एनेस्थेसिया में पढ़ेंगे अपन। मैंने जितना आपको बता दिया था ना कि इसके बाद में शॉक पढ़ेंगे, फिर एबीजी पढ़ेंगे, उसके बाद में एनेस्थेसिया ही पढ़ेंगे, सीपीआर, वेरी गुड, उसके बाद में एनेस्थेसिया, बिकॉज बाकी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी पर इनमें सवाल पूछे जाएंगे और पढ़े। हाँ फ्लूड, चिंता मत, प्यास खत्म मत होने देना, मेरा झरना का भी कम नहीं पड़ेगा नॉलेज का, जो सागर है रादर है। क्या कहा? 1.5-2 साल कैसे? और बताता, मतलब टाइम का भी ध्यान रखना है, इसलिए जो चीज सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में बात हो। इसका मैंने पहले ही सॉल्यूशन, नहीं तो फिर वो एक ही टॉपिक आपका 2 महीने चल जाएगा। लेकिन मेरा फंडा बहुत क्लियर है और अपन सब स्वार्थी इंसान है और होना चाहिए एग्जाम को लेकर के। इतना स्वार्थी हो जाओ कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो कितना ही ईजी हो कितना ही मुश्किल हो वो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो वो लोकल एनेस्थेटिक थी दवाई जिसका वीडियो मैंने दिखाया, उसकी पहचान किया, उसको इन्फिल्ट्रेट किया है, रूट सबक्यूटेनियस वाला था, और बैक फ्लो चेक करते हैं, वो तो अनुभवी है, इज एचओडी है ना, तो उनको तो पता है कि साहब इतने लगा दी कहीं नहीं जाएगी, है ना। लेकिन वास्तव में अपन बैक फ्लो ताकि आई भी नहीं चलेगी। आप सबक्यूटेनियस में गए कुछ खास नहीं होता, लेकिन अवॉइड करो ना, थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव वाला है इसलिए कभी कभार रिएक्शन हो सकती है, वरना कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत हाइपोटेंशन हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो आपने देख करके बता दिया कि वो लोकल एनेस्थेटिक था, और हर प्रोसीजर के पहले हम लोकल एनेस्थेटिक लगाते हैं। ये मरीज का अधिकार है भाई, पेन फ्री प्रोसीजर मरीज का राइट, तो उसको दर्द देने का हक नहीं है। ओके, आर्टरी कैथेटर दिखाता हूं मैं आपको, है ना।
फिर कैनुला इंसर्शन, पहले कैथेटर फिर कैनुला इंच। हाँ वो भी देख लीजिए। ये एक्चुअली इसमें ज़्यादा ही वो हो जाता है ना, जूम हो जाता है अननेसेसरी। इसको बंद, छोटा है लेकिन ठीक दिख रहा है। अच्छा पहले पूरा देखो, सॉरी मैंने पहले रोक दिया, एक बार तो पूरा देखो। कितनी है? 26 सेकेंड। यहां पर फ्लो आने लगा। ठीक, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो कैथेटर या कैनुला, ये कौन सा कैनुला है? वीनस कैनुला आपने देखे, मैंने उस दिन भी दिखाया था, ब्लू कलर वाला दिखा था। आर्टेरियल कैनुला सर। ये आर्टेरियल कैनुला। आपको आर्टेरियल कैनुला पहचानना आना चाहिए। वैसे मैं लाइन डालने का तो वीडियो दूसरा बना लूंगा, दिखा दूंगा। है रेड कलर का रहता है इसका टिप जो है ना, बाकी तो देख कर भी पहचानना पड़ता है आपको। इसमें एक लॉक आता है, वो मैंने किसी न किसी वीडियो में है, जो रेड वाला है ना उसको आगे कर देते तो लॉक हो जाता है। मतलब आर्टरी से तो बैक फ्लो बहुत ज़्यादा आता है, एकदम तेज आएगा, तो वो लॉक करके रखते हैं। जब सिरिंज कनेक्ट हो तब लॉक खोलते हैं, सैंपल ले लेते हैं, या फिर उससे हमने आर्टरी लाइन को कनेक्ट कर रखा हो। वो तो कंटिन्यूस 3 ml बराबर आता रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बैक फ्लो आएगा ही नहीं। समझ गए? तो ये क्या देखा था आपने? कैनुला को मतलब ऐसे इंसर्ट कर, रेडियल की साइड पता चल गई, रेडियल आर्टरी में डाल रहे थे उसको। क्लियर है? अब ये वाला देख लेते हैं। अच्छा ये वही वाला है, उसमें इसमें क्वालिटी ठीक है ना। ये तो लोकल इन्फिल्ट्रेट कर दिया, ठीक है, पूरा 1 मिनट का, मैं साइड में हो गया। लोकल इन्फिल्ट्रेट कर दिया, देखो सूज गया, कुप्पा हो गया थोड़ा सा। ये आप मेरे को इधर से दिख नहीं रहा। कैनुला दिख गया क्या? रेड वाला लॉक है इसका, लॉक। फ्लो जितना अच्छा आना चाहिए उतना नहीं आया। बहुत मरीजों में ऐसा होता है कि फ्लो आपको आइडियल वैसा नहीं मिलता। लगा दिया, इसका नाम बताओ यार। ये बता देंगे ब्रजेश। ये देखो सैंपल ले लिया, फ्लश कर दिया, फास्ट दिखा रहे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। एकदम क्लीन कर दिया। ये ओटी में जाने वाला है पेशेंट। ये डायनाप्लास्ट है, अब लगा रहे हैं। टैगाडर्म किसने बताया? याद आ गया? टैगाडर्म बोलते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट था ना, बोलते हैं सर, नंबर से आते हैं सर, ये अलग अलग। हाँ अलग अलग नंबर आता है, अलग अलग शेप आती है, साइज आता है। जैसे एचडी पोर्ट या एचडी कैथेटर का जो लाइन खोलते हैं ना, उसमें उसके साइज का टैगाडर्म आता है, बड़ा 2 पंख से होते हैं, बीच में जगह होती है जिसमें वो मतलब फिट आ जाता है। टैगाडर्म बोलते हैं उसको। डर्म मतलब स्किन, स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। टैगा का कुछ लैटिन में मीनिंग होता होगा, मतलब एडेसिव है, चिपकाने का, टैगाडर्म है ना। वो डायनाप्लास्ट था ये वाला, ये डायनाप्लास्ट। तो हर चीज आपने बस, ये एक आर्टेरियल कैनुला था, लेकिन एक और आर्टेरियल कैनुला आता है जो मेरे पास रखा हुआ है, वो अलग तरह का है। ये वाला जो आर्टेरियल कैनुला था ना, या कैथेटर था, ये हम सिर्फ तब यूज करते जब हमें थोड़े टाइम के लिए ही लाइन डालनी हो। पहले मैंने देखो खोल भी रखा था, लेकिन खोलने के बाद मैंने गायब हो जाती है चीज। पहले मैं बच्चों को पकड़ा देता, अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि गायब हो जाए। थैली क्या वो आधी रह गई, सामान आधे से भी कम रह गया है, इसको आगे रख लेता ताकि गिरे नहीं, है ना। वो किसी ने लिया, फिर किसी ने, वहां पड़ा था स्टिलेट कर। ये अगर देखो हाँ दिख रहा है अच्छे से लाइव वालों को भी। दिस इज ऑल्सो आर्टेरियल कैथेटर। ये हम कब लगाते? जब हमें लंबे समय के लिए आर्टेरियल लाइन चाहिए होती। वो हम कब लगा रहे थे? वो छोटा सा भी था, प्लस टेम्परेरी था। ओटी में रहेगा मरीज, सीटीबीएस ओटी का था, मतलब बाईपास सर्जरी होने वाली है, उस मरीज के लगाया था। तो इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग के लिए चाहिए था। जब तक ऑपरेशन चल रहा है तब तक बीपी एकदम बीट टू बीट पता चले। वहां थोड़ी बीपी का फूलता रहेगा, फिर रीडिंग आएगी, सामने दिखता रहेगा आपको।
मैंने लिखा था ना इंडिकेशन में कि मॉनिटरिंग ड्यूरिंग इंट्रा ऑफ मॉनिटरिंग CABG न्यूरो सर्जरी बड़े ऑपरेशंस, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होने का रिस्क रहता है, तो उसमें हमें आर्टेरियल लाइन की जरूरत पड़ती है सिर्फ मॉनिटर के लिए। लेकिन ऑपरेशन हुआ, मरीज शिफ्ट हुआ, 1-2 दिन में उसको निकाल देते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं भाई, अब नॉन इन्वेसिव ले लो, पेशेंट स्टेबल हो गया, ऑपरेशन हो चुका, तो उसको निकाल देते हैं। तो एक तो वो वाला होता है जो रेड इसमें लॉक रहता है, इसको आपको देख के ही पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे? खुली आंखों से देखना। ये देखो इसमें भी लेकिन निशान लाल है, ये भी देखो, मैं इसको खोल दूंगी, लालच तो बहुत आ रहा है लेकिन वैसे ही दिख रहा है। नहीं अब चुप, हाँ तैयार होता, मैं बताता हूँ। देखो एक तो ये रहा मेन कैथेटर है, ये ऊपर तो इसका कवर है, ये वाला है ना, इसको अगर निकालेंगे ना तो इसमें कैथेटर भी है और गाइडर, मानोगे नहीं। मैं वापस पैक कर दूंगा इसको, माइक्रोपोर्स, ये लो भाई, ये है देखो, है ना। तो ये निडल इसके साथ आई है, देखो मैंने बताया था सेंट्रल लाइन के लिए जो इंट्रोड्यूसिंग निडल या इंट्रोड्यूसर निडल होती है वो साथ में आती है, इसमें भी साथ। ऑनलाइन वाला दिख रहा है ना बच्चों, मतलब ठीक है ना, इस साइड में जूम भी कर सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं। ये निडल भी कवर में है, और कोई ज्यादा नाटक करेगा तो उसको पास से दिखा दूंगा। हमेशा कवर करके रखना है ताकि निडलिस्टिक इंजरी से प्रिवेंशन हो सके। ये मैंने निडल रख दी, ये वही निडल है जो पहले निडल डालते हैं। अच्छा एक शब्द तो याद ही कर लो, ये बार बार आएगा और इतनी जगह काम आने वाली चीज है तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेल्डिंगर्स टेक्निक। सेल्डिंगर्स टेक्निक पूछने लायक सवाल है, पूछे जाने लायक सवाल। सेंट्रल लाइन हो तो सेल्डिंगर्स टेक्निक, आर्टेरियल लाइन हो तो सेल्डिंगर्स टेक्निक, HD पोर्ट हो तो इंसर्शन डालना, लाइन डालने में टेक्निक कौन सी यूज करें? सेल्डिंगर। सेल्डिंगर टेक्निक क्या, ये मैं बता देता हूँ। इवन पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर भी सेल्डिंगर। सेल्डिंगर टेक्निक बहुत ही सिंपल सी है। सबसे पहले सेल्डिंगर ने ही ऐसा किया था तो उसका नाम पड़ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इनके पार्ट्स दिखा देता हूँ। देखो ये तो निडल हो गई इंट्रोड्यूसर, ये तो उसका कवर है ताकि स्टेराइल बना रहे। इसके अंदर एक कैथेटर है, कैन यू सी दिस, ये कैथेटर है। तो मैं कैथेटर को निकाल दिया, अभी निकाल के स्टेराइल शीट पर रख लेते हैं, वहां पर भी ऐसे निकालते हैं ये। और ये ऊपर से इसका कैप था, ढक्कन, जो सिर्फ कवर करने के लिए आया था। ये मैंने खोल दिया, मेरे हाथ में है। अब ये आर्टेरियल कैनुला या कैथेटर है जो मुझे आर्टेरियल लाइन के लिए डालना। देखो काफ़ी लंबा है, वीनस कैथेटर से काफ़ी लंबा है, और आर्टेरियल रेडियल आर्टरी में अपन डालेंगे। साइज अलग अलग होते हैं, ये रेडियल आर्टरी का, फीमोरल आर्टरी का अलग आता है, थोड़ा बड़ा। ये 8 नंबर का है, वो 10 नंबर का आता है, ठीक है, एडल्ट में। इसमें लॉक नहीं है, ठीक है, इसमें जरूरत भी नहीं, बता दूंगा कैसे। ये तभी डालते जब हमें इसको आर्टेरियल लाइन से कनेक्ट करना। उसको तो हमने लॉक करके छोड़ दिया, सैंपल लिया ABG का, छोड़ दिया। पेशेंट अभी वार्ड में है या पोस्ट कैथ में, वहां से OT में शिफ्ट होगा, तब तक कोई आर्टेरियल लाइन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, ये क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग है, यहाँ पर हम हमेशा इन्वेसिव BP मॉनिटरिंग कंटिन्यूस करते हैं आर्टेरियल लाइन, ठीक है। तो ये कैथेटर। अब सेल्डिंगर्स टेक्निक क्या होती है ये जान लो, यही सामान होता है सब में। देखो HD पोर्ट में भी कैथेटर था, सेंट्रल लाइन में भी कैथेटर था, मतलब गाइड वायर, कैथेटर तो थे ही, लाइन तो थी, गाइड वायर। लेकिन उनमें एक चीज और थी, डायलेटर। याद हो तो ब्लू कलर का डायलेटर मैंने सेंट्रल लाइन में दिखाया था, HD पोर्ट में भी ये होता, ठीक है, डायलेट करते हैं। इवन प्रोसीजर में भी वीडियो में दिखाया था डायलेटर, ठीक है। वो आर्टरी को डायलेट करोगे क्या? आर्टरी डायलेट करके ब्लीडिंग को कौन रोकेगा? नहीं करते कभी, ठीक है, याद रखने के लिए। अब टेक्निक पर आ जाए। सेल्डिंगर ने क्या किया, सबसे पहले भाई ये लाइन डाली, आप खुद भी दिमाग लगाओ। तो ये तो एकदम लुल्लू पंजू है, ये तो प्रिक होने से रही, ये इसको फाड़ते हुए चली जाएंगे, स्किन को नहीं जा सकती, तो निडल तो डालनी पड़ेगी आप। तो उसने क्या किया, सबसे पहले निडल डाली। चुभा मत देना मेरे, तो मैं समझाने के चक्कर में, मैं वैसे तो नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है, खाली दर्द होगा, वैसे डर नहीं है। पेशेंट की होती तो रिस्क होता है ना, वायरल मार्कर वो सब देखना। निडलिस्टिक इंजरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये निडल मैंने प्रिक करी, जैसे इसमें देख रखा था ना, ये कहां पर, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी में जैसे ही जाएगी इसमें ब्लड फ्लो,
अब मरीज के इनके बीपी पहले से ही लो होते हैं, 90-80 सिस्टोलिक रहता है, तो फ्लो कम भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा प्रेशर है तो फ्लो कैसा रहेगा, नाम बोला करो भाई, ज्यादा क्या होता है, पल्सेटाइल। पल्सेटाइल। ऑनलाइन चॉकलेट भिजवा दूंगा, मेरा एड्रेस बता दें, कई आंसर इतने अच्छे हैं इसके। नहीं चॉकलेट नहीं भिजवाऊंगा, चॉकलेट देने पे सब काम खराब होता है। पल्सेटाइल फ्लो आएगा, पल्सेटाइल पुच पुचक, हाँ पिच पिचक जो भी है, पिच मतलब थोड़ा धीमे, पिचकारी, और पिचक मतलब दूर, क्योंकि पल्स सिस्टोलिक में दूर, डायस्टोलिक में पास, ऐसे ही पल्सेटाइल फ्लो इसमें दिखेगा। इसका मतलब हमारी निडल कहाँ पर है, आर्टरी के अंदर। जहां भी आपने निडल डाली उसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकली करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मेरी निडल तो अंदर है, अब मैं क्या करूंगा, निडल को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर निडल के साथ में आगे पीछे करूंगा तो निडल आगे निकल गई तो काउंटर हो जाएगा, या तो ये बाहर निकल गई तो भी मिसप्लेस हो जाएगी निडल हमारी। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें डालूंगा गाइड वायर। देखो गाइड वायर के नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करने के लिए है, गाइड करने के लिए, भाई इस तरफ चलो, रास्ता गाइड करेगा, इधर जाना है इसके, है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें गाइड वायर, जब गाइड वायर थोड़ा अंदर चला जाता है तब मैं क्या करता हूँ, निडल को धीरे धीरे विड्रॉ करता हूँ। ये कल भी मैं आपको बताना चाह रहा था। अब निडल जैसे ही स्किन के ऊपर आएगी ना, तो मैं अब गाइड वायर को फिक्स कर लूंगा, ताकि निडल के साथ बाहर नहीं निकल जाए या कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने गाइड वायर को फिक्स कर लिया, निडल को मैंने निकाल लिया, और निकाल के मैं कैप लगा के रख रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ रिस्क है, वहाँ पर तो बहुत स्पेस होता है। अब मेरा गाइड वायर कहाँ पर है, रेडियल आर्टरी, तो यहाँ पर ब्लीडिंग का रिस्क है, क्योंकि ऊंच करेगा निकलेगा ब्लड। तो मैं क्या करूँगा, एक गॉज पीस लूंगा नया, और गॉज पीस से इसको दबा लो, उस एरिया को भी दबा लो, ब्लीडिंग क्यों करानी फालतू में। अब मैं क्या करूँगा, अगर सेंट्रल लाइन या एचडी पोर्ट होती या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होता तो मैं डायलेटर, क्योंकि गाइड तो यही करने वाला है। अब भी डायलेट करते टाइम में ध्यान रखता है कि डायलेटर को जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ना, तो ये जब तक डायलेटर से ऊपर नहीं आ जाए बाहर, तब तक मुझे डायलेटर को अंदर नहीं डालना है, नहीं तो डायलेटर भी अंदर चला गया, गाइड वायर भी अंदर चला गया, और बाहर निकालने के टाइम पर सिर्फ डायलेटर बाहर आया, गाइड वायर नहीं। ऐसा हो चुका है भाई, ये तो फिर भी रेडियल में सेंट्रल लाइन डालते टाइम इस टाइम पर भी हुआ है, तो ध्यान रखने वाली बात है। अब मैंने डायलेटर तो यहाँ डालना नहीं है मुझे, क्योंकि ये आर्टेरियल लाइन है। अब मैं सीधे सीधे क्या डालूंगा, आर्टेरियल कैनुला या कैथेटर। तो गाइड वायर है ही गाइड करने के लिए, और अब मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि गाइड वायर अगर मेरा रेडियल आर्टरी में, तो ये रेडियल आर्टरी में जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जब तक गाइड वायर बाहर नहीं आ जाए, अगर मान लो मेरा गाइड वायर इतना ही था, तो इसको अंदर डालने से पहले मैं क्या करूँ, गाइड वायर को थोड़ा बाहर निकाल के इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ताकि मुझे पता है कि गाइड वायर कहीं नहीं जाने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ये मेरी ये आर्टेरियल लाइन अंदर जा रही है, और जैसे ही आर्टेरियल लाइन पूरी अंदर गई स्किन के, ये चली गई। अब मैं गाइड वायर को निकालने वाला हूँ, अभी निकाला नहीं, क्योंकि निकालते ही क्या होगा, ब्लड आएगा, है ना। तो स्टाफ को बोलूँगा डोम तैयार कर लिया क्या, डोम क्या होता है मैं बता दूंगा, प्रेशर बैग और वो ट्रांसड्यूसर तैयार रखा, मतलब तैयार हो चुका होता। फिर वो कट शीट होती है ना, कट शीट, उसके नीचे से देगा अंदर से, और ऊपर वाली सरफेस को टच नहीं करेगा ग्रीन शीट की, क्योंकि वो स्टेराइल है, भले ही ग्लव्स पहन रखें, लेकिन वो नीचे से उठा करके, और मैंने वो डाली हुई है ना रेडियल आर्टरी वाले उस पर, ये तो एक्चुअली ओटी में डाला है इसलिए इतना वो कर दिया, आईसीयू में बहुत स्टेराइल टेक्निक यूज करनी थी। तो अब क्या है, इसको मैं निकालूंगा, उससे पहले वो दे देगा आर्टेरियल लाइन का कनेक्शन इस वाले के लिए, और वो हाथ में लेकर के मैं निकालूंगा, निकाल के फटाफट से यहाँ रख दूंगा इसको, और थोड़ा सा 2-1 बूंद निकलेंगे, तब तक मैं उसको फिक्स कर दूंगा, मतलब कनेक्ट कर दूंगा मैं। कनेक्शन के बाद अब एक इंपॉर्टेंट काम और रह गया, आपने लाइन डाल दी सफलतापूर्वक, क्या काम रह गया, सूचर लगाना। इसको सूचर से फिक्स करना जरूरी, उसमें जरूरी नहीं है थोड़े टाइम के लिए चाहिए, डायनाप्लास्टी से रोक दिया, पेशेंट वैसे ही बेहोश रहेगा, कहीं निकालने वाला नहीं, या तो पेशेंट होश में रहता है, खींच दे कर दे, समझ रहे हो, तो सूचर लगाना। तो 2 छेद रखे, ये रहा, एक यहाँ एक यहाँ, एक बीच में भी होता है यहाँ सूचर लगाने के लिए, राउंड सा है, तो 3 लगा सकते हो आप इसमें, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 2 ही लगाता हूँ, आज तक 3 नहीं लगाई, कहीं नहीं जाती लाइन। उसके बाद भी इसको डायनाप्लास्ट से फिक्स कर देते। तो ये जो टेक्निक है कौन सी, पहले निडल, फिर गाइड वायर, और उसके बाद में कैथेटर। ये टेक्निक सबसे पहले सेल्डिंगर ने बनाई थी, उसने बताया था कि भैया ऐसा करो, इसीलिए इस नाम को, इस टेक्निक को हमने नाम दिया सेल्डिंगर्स टेक्निक। क्लियर है।
तो आर्टेरियल लाइन को शहीद करवा दिया, पर समझ में तो आ गया ना। सेंट्रल लाइन का भी सेम प्रोसीजर है, केवल साइट दूसरी होगी और आर्टरी की जगह वेन होगी। और एक चीज का अंतर है डायलेटर का, उसमें डायलेटर यूज करते हैं। बेटा एक काम कर देना प्लीज, पानी की बोतल ले आना, मैं उसको बोल दूंगा वो डेली रख दिया करे। क्या 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 क्या? हाँ 2 ml की गेज, तो 2 ml की सिरिंज के साथ जो निडल आती है एबीजी उससे ले लो, जितनी पतली हो उतना अच्छा, क्योंकि आर्टरी को प्रिक करना है। जितनी 2 ml से छोटी सिरिंज हम यूज करते नहीं, तो ऑलवेज यूज 2 cc। और ना सिर्फ एबीजी डायरेक्ट लेने के लिए, इवन आर्टेरियल लाइन लगी हो तो भी, मतलब एबीजी का सैंपल अगर आप 2 ml, क्योंकि उसको हेपेरिनाइज करना होता है, उसमें हेपेरिन बहुत कम रहता है। 10 ml की सिरिंज में लोगे तो हेपेरिन काफी रहेगा, उससे वो सैंपल डाइल्यूटेड हो जाएगा, इसलिए हमें बड़ी सिरिंज यूज नहीं करनी होती है, वैल्यूज एक्यूरेट नहीं है। ठीक, तो सेल्डिंगर्स टेक्निक का नाम याद रखना, टेक्निक भी मैंने बता दी है। और अब हम दूसरा वीडियो देखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थोड़ा जोर से बोल क्लियर। हाँ क्या? वाइल में क्यों डालना चाहते हो? सीधा मशीन में लगा दे और मशीन उसको खींच लेती है मशीन तक। देख, क्योंकि हमने उस सिरिंज को हेपेरिनाइज किया हुआ है। जो मशीन दिखा देता हूं मैं तेरे को, ये देख। सवाल भी मैं सबको बता देता हूं। दीपक का सवाल है, जैसे रेडियो पे नहीं आता कि साहब फलानी जगह से, शमशाबाद से नीरज या दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक का सवाल है, ये मशीन को पहले तो पहचाने, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है भाई, पहचानना की मशीन का मॉडल अलग हो सकता है, लेकिन देखो कैसे पहचानोगे। लैक्टेट लिखा, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आंखों पे जोर मत डालना। लैक्टेट लिखा है, ग्लूकोज लिखा है, HCD मतलब हिमेटोक्रिट लिखा है, Cl क्लोराइड, Na सोडियम, K पोटेशियम, pH, PO2, PCO2, बिली। व्हाट इज बिली? बिलीरुबिन। हाँ हाँ, बिली जो लिखा है वो बिलुरुबिन है, ये बिलुरुबिन भी बताती है मशीन। HB डेरिवेटिव्स मतलब मैथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बता देती है। THB मतलब टोटल हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन की वैल्यू बता देती है। PCO2 हो गया, तो इनसे पता चल जाएगा भाई, हो ना हो ये तो ABG की मशीन है। मशीन में देख, ये जो ढक्कन है ना, ये खोल करके निडल की जो टिप होती है ना, सिरिंज की, निडल की नहीं सिरिंज की, वही इसमें अंदर जाएगी। तूने पूछा था वाइल में क्यों देना चाहता भाई। और ये मशीन है वो लैब में जाते हैं भाई। ये मशीन या तो आईसीयू में होती है, या इमरजेंसी में होती है, या ओटी में ही होती है। कहीं नहीं ले जाना हो तो लंबा 10 मिनट से ज्यादा अगर आपको लगता है सैंपल के बाद में आपको टाइम लगने वाला है, तो निडल को, सिरिंज को फ्रिज में रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सैंपल डाइल्यूट होने लगता है। सैंपल में अंदर हीमोलाइसिस होने लग जाएगा, हीमोग्लोबिन की वैल्यू बदल जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगी, जितना डिले होगा। समझ गए? सर ये तो ओल्ड मॉडल की मशीन है सर। ओल्ड मॉडल है? यस सर, जो न्यू लेटेस्ट की है ये सर, वो सर बाहर से टच करते हैं सर नीडल को, सिरिंज को। इसमें भी टच ही करते हैं बेटा, ये अपने आप खींच लेती है। यस सर, यस सर। मेरी बात सुनो, बाहर सर वो एक नीडल उसके जैसा लगी रहती, पतली पतली व्हाइट कलर की। बेटा सुन ब्रजेश। जी सर। आपस में मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो क्या? मतलब मैं इतना स्वीट हूं नहीं जितना आपको लग रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि आपकी हिम्मत बनी रहे, ताकि आप पूछ नहीं तो आप पूछ नहीं पाओगे मुझसे। नाजायज फायदा मत उठाना, ठीक है? गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, आपस में बात करते हो तब। अब ये ब्रजेश और शैलेंद्र आपस में वहां बातें कर रहे हैं तो मुझे इरिटेशन होगा। मुझसे पूछ, क्या बोल रहा था पहले तो ये बता, क्या पूछ रहा था? तूने प्रोसीजर किया था, तूने किया था, तो इस बात को थोड़ी देर रोक ले, बाहर जाके बताना, क्लास के बाद आराम से बताना। तूने कितनी बार किया था?
और मैं रोज दिन में 10 बार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ, समझ रहे? तो सुनो, क्या बंद किया पंखा? लाइट गई थोड़ी है बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सुन ब्रजेश ऑनलाइन वाले, Yes, ये yes, बहुत sir. लेटेस्ट मशीन है बेटा, ये ESCC में है, हर चीज पोर्टेबल एक्सरे मशीन है हमारे पास, जो इधर एक्सरे लिया और इधर स्क्रीन पर दिखता है। उस मशीन में जो आईसीयू में आती है, मतलब 60 लाख से ऊपर की मशीन है सिर्फ एक्सरे। तो देखने में तुझे लग रहा होगा कि तूने जो देखी है वो डिफरेंट है। यस सर। दिस इज लेटेस्ट वन, मतलब एक्मो मशीन जयपुर में बहुत कम हॉस्पिटल्स में है, हमारे पास में 4 एक्मो मशीन है। एक वो टैग वाली मशीन जरूर नहीं है, जो मैं सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन जरूरत भी कम पड़ती है। ये अस्पताल हिसाब लगाते हैं कि मरीज कितने आते हैं, उस एक सैंपल की कॉस्ट कितनी है और कितने सैंपल आएंगे, उसकी रिकवरी कब तक हो जाएगी, वो गणित लगा करके इसलिए नहीं रखी हुई कि महात्मा गांधी भेज देंगे, वो फायदे का सौदा है, समझ लो। जैसे मकान खरीदे या किराए पर ले, ऐसा हिसाब है उनका, तो वो करा लेते। लेकिन दिस इज द मशीन ऑफ एबीजी। आपको बस ये वैल्यूज देख करके पहचान लेना, और ये यहाँ पर एबीजी की सिरिंज डालते हैं। वायल में क्यों नहीं भेजनी, क्यों भेजनी है, ये सवाल वैसे होता है, क्या आप जानते हो? हाँ। जितना जल्दी, जैसे आईसीयू में 2 आईसीयू आमने सामने, तो एक आईसीयू में मशीन है, तो सामने वाला इधर लेगा तो 2 मिनट लगती है, और ज्यादा टाइम लगेगा तो फ्रिज में रखना पड़ेगा, कोल्ड चेन मेंटेन करके सैंपल ले जाना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं हॉस्पिटल में। जो टर्शरी सेंटर है, जहाँ एम्स में आप जाओगे, वहां पर तो मशीन होती है। क्लियर हो गया? ये मशीन आपने देख ली, सेल डिगर टेक्निक आपको पता चलेगी। अब मैं जरा एबीजी के कनेक्शन देख लूँ। कैनुला इंसर्शन वाला देखा था ना, ये देखते हैं, अब एक लाइन से देखते हैं, चलो देखा जाएगा। हाँ, ये जो कर रही है ना फीमेल स्टाफ है, ये क्या कर रही है बेचारी? बेचारी क्यों, मतलब क्या कर रही है? हाउ टू हेपेरिनाइज, हेपेरिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये तो बेचारा लग रहा है, लड़का भी हो सकता है। क्या गड़बड़ की इसने? हाँ, क्या गड़बड़ की? इसने बहुत कंजूसी कर दी, या नर्वस हो गया कि सर वीडियो बना रहे हैं, आई डोंट नो, जो भी है, लेकिन पूरा थोड़ा लेकर के और उसको वापस वाइल में डाल दो। लेकिन 1-1.5 ml तो आपका सैंपल ही हो जाएगा, तो वहां तक तो पूरी हेपेरिनाइज होनी ही चाहिए आपकी एटरीज ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे अपन लेते हैं और उसको वापस डाल देते हैं। हेपेरिन उसमें रखना नहीं होता है, केवल दीवारों पे जो चिपकता है। ये क्या दिख रहा है? हर चीज पे नजर डालो। बेचारा है कि बेचारी है? विवेक नहीं पता। हेपेरिन को देखो, अच्छा ये लिखा हुआ था कुछ, वापस दिखाऊं? ये लो, 5000 वाली वाइल है। अब देखो, ये बात मैं बता के नहीं, दिखा के बता रहा हूं, मतलब लिखा के नहीं, दिखा के, कि हेपेरिन की सिरिंज, ये वाइल्स होती है, वो 2 तरह की आती है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, मतलब 2 तरह की आती हैं। आपको पता होना चाहिए, क्या पता फोटो दे करके पूछिए या थ्योरी में ऑप्शन दे करके पूछ ले। एक तो आती है 5000 यूनिट वाली, और दूसरी आती है 25,000 यूनिट वाली। इंटरनेशनल यूनिट, और जो दूसरी आती है वो 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये दोनों ही वाइल 5-5 ml की आती हैं। 5 ml में ये 5000 होता है, इस 5 ml में ये 25,000 होता है। तो इस वाइल में पर ml में कितना हेपेरिन होगा? 1000 यूनिट पर ml। और इस वाली में कितना होगा? 5000 यूनिट हेपेरिन पर ml। तो देखो, वो जो डाइल्यूशन या जो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात मैं हमेशा बोलता हूं कि मिलीग्राम या यूनिट कितनी है वो मैटर करता है, ना कि ml। अब ये दोनों ही 5-5 ml की है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। एक के 5 ml में 25,000 यूनिट हेपेरिन है, और एक में 5,000 ही है। तो इस 25,000 वाली को मैं अगर इसमें 20 ml सलाइन और मिला दूं अलग से, तो कितने ml हो जाएगा? वो 25 ml हो जाएगा। तो अब कितना हो गया वो? 25 ml में 25,000, तो पर ml में कितना हो जाएगा? 1000 इंटरनेशनल यूनिट हेपेरिन पर ml। मतलब अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी साहब। वॉल्यूम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कितने ml में कितना है वो इम्पॉर्टेंट। जैसे एक फंडामेंटल का क्वेश्चन लाइव कराया था शायद कल, 250 मिलीग्राम डोपामिन था या डोबुटामिन था 250 ml में, तो कितने ml में कितना मिलीग्राम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो इट। क्लियर है? तो हेपेरिन की सिरिंज ली, आपने उसको हेपेरिनाइज करके उसको वापस रिंस करके डाल दिया। अब उसके बाद जो दिख रही है वो क्या है, आर्टेरियल है। ये है ट्रांसड्यूसर, भूल मत जाना भाई, 2 दिन पहले कल भी बताया था, परसों भी बताया था। ट्रांसड्यूसर है और यहां से इसका सैंपल लिया जाए। देख लो एक बार, ये देखो ट्यूबिंग्स में आ गया ब्लड, आ गया सिरिंज में, इसको तो हटा दिया, निकाल दिया। अब जो हेपेरिनाइज सिरिंज थी 2 ml वाली, वो उसमें लिया ताकि जो ब्लड डाइल्यूट हो गया होगा ना भाई, जो पहले वाला ब्लड था वो तो डाइल्यूटेड होगा क्योंकि उसमें सलाइन था पाइप में, ट्यूबिंग्स में, पीएमओ लाइन में, तो उसको पूरे को हमने खींच लिया ताकि वो पूरा डाइल्यूटेड ब्लड अलग आ जाए। अब जो ब्लड आ रहा है वो प्योर ब्लड ही है क्योंकि उसमें पूरी ट्यूब में ब्लड ही है, अब तो सलाइन बचा ही नहीं। तब हमने उसका एक सैंपल लिया और इसमें जरा सा ही ब्लड है, बाकी तो मिक्स हुआ है सलाइन, ट्यूब में जो सलाइन था। ठीक है, ये इसने वापस डाल दिया, वैसे डालने की जरूरत होती है, डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना, पर सीडीवीएस के अपने प्रोटोकॉल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखा आपने क्या किया इसने, अब क्या किया इसने, ये जो अब लिया है ना, ये जो प्रेशर बैग से कनेक्टेड थी ना लाइन, उस लाइन से इसने नॉर्मल सलाइन लिया। मैंने आपको जब प्रेशर बैग के बारे में बताया था तब बोला था कि फ्लश करने में, सैंपलिंग के लिए इतना काम में आता है कि बॉटल खाली हो जाती, वरना 3 ml से तो खाली 25 घंटे में भी 75 ml ही होती, समझ गए। तो ये इसने क्या किया, अब ये ट्यूब में जो ब्लड है उसको तो फ्लश करना पड़ेगा ना, उसके लिए इधर से तो अब ये वही एक तरफ का वॉल्व बंद किया, दूसरी तरफ का खोला, उधर से सलाइन से सिरिंज भरी, फिर इधर का बंद करेगा, इधर का खोलेगा, देखना ध्यान से, है ना। चलो अब इनके क्या हाथ फास्ट चलते हैं। अच्छा मैंने इतना ही लिया क्योंकि एमबी बहुत हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर नहीं होता था इसलिए। लेकिन अब क्या करेगा, इसको फ्लश करेगा, फिर प्योर सलाइन आ जाएगा क्योंकि ये ब्लड जा चुका होगा, तो उससे वो फ्लश करके रखेगा ताकि उसमें कोई ब्लड नहीं हो, ट्यूबिंग्स में ना रहे ब्लड, समझ गए। तो ये क्या था, अपन ने एबीजी से सैंपल लिया। इसी को मैं एक और वीडियो में दिखाता हूँ जो लेटेस्ट है, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी। ये बेचारी है, मतलब मेरी आईसीयू की स्टाफ, ये देखना अच्छे से भरेगी, पूरा लिया है ना, ग्लव्स भी पहने उसमें, उसके लिए ढीले हैं जो भी है। इसको 6 नंबर आता। तूने नंबर कैसे बता दिया भाई, अब ढीला है तो हाँ, लेकिन दिमाग तो लगाया, मतलब कॉमन सेंस तो लगाया कि 6.5 के आते हैं फीमेल के, और अगर ढीला है तो उससे ज्यादा का होगा। ठीक है, ये दिमाग चलना अगर शुरू हो जाएगा तो ये कई क्वेश्चंस में आपकी मदद करेगा। और एक हिम्मत होनी चाहिए कि भाई किसी भी क्वेश्चन को हम फेस कर सकते हैं। ये हिम्मत तो आ गई होगी अब तक, जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो ना वो कोई कहीं नहीं पढ़ रहा है, ध्यान रखना। तो आप उनसे हमेशा एक कदम ऊपर हो, ऑनलाइन वालों तुम भी जान लो इस बात। यस सर। सर अपनी कोचिंग में कोई कॉपीराइट कर रहा है इस समय, कॉपी कर रहा है क्या? हाँ सर, सेम टाइम में चलने लगी है कुछ। कर सकते हैं यार, अब क्वेश्चंस भी कॉपी के, तो उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ सर, लेकिन कॉपी में और ओरिजिनल में तो बहुत अंतर आता है, वो ठीक है हाँ, करने है दो। तो है। चलो मतलब हम सही काम कर रहे हैं, अगर कॉपी कर रहे हैं इसका मतलब तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। चलिए अब ये देखना है, एक तरफ से वो कनेक्ट है, ये आ गया देखो ब्लड, ये और एडवांस है हमारी, देखना टेक्नोलॉजी। यहाँ से सैंपल ले रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ही नॉर्मल वाला ब्लड होगा, डाइल्यूटेड होगा नहीं बिल्कुल, इसमें वो सिरिंज में लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से 2 ml की सिरिंज जो हेपेरिनाइज की थी वो ले लिए अपन। अब देखना वापस फ्लश करेगी, ये रिफ्लेक्स बन जाते कि अगर सैंपल लिया है तो फ्लश करना ही करना। चलो तो अब हम हाँ फीमोरल है जहां तक लग रहा है, क्योंकि वहां पर अच्छा एक और चीज है, मैं अभी आर्टरी लाइन के बारे में बताऊंगा जरूर, कि लाइन कोई सी भी हो, चाहे फीमोरल हो, चाहे रेडियल हो, चाहे डॉर्सलिस पीडिस हो या फिर ब्रेकियल हो, ट्रांसड्यूसर की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है।
ट्रांसड्यूसर एक ही जगह पर आता है और वो जगह होती है 5th या 4th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, ये लिख लो। और जेवीपी लेना हो तो भी यही पॉइंट है, सीवीपी लेना हो तो ट्रांसड्यूसर तो यही लगा है। कोई सा भी प्रेशर मेजर कर लो, हार्ट का अगर कोई प्रेशर लेना है, क्योंकि इन्वेसिव बीपी किसका है, हार्ट का, तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होता है राइट एट्रियम की। यानी कि ये जो 4th 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पर यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा रहता है ना, तो जो हम फिक्स करते हैं आर्म पर, तो ये एग्जैक्टली किसके लेवल पर है, राइट एट्रियम। हार्ट के तो है ही, हार्ट के भी राइट एट्रियम के। और हमें प्रेशर किसका चाहिए, अगर सीवीपी लेना है तो कोई भी प्रेशर लेना है तो किसका चाहिए, राइट एट्रियम का ही चाहिए, राइट एट्रियम का ही तो चाहिए। तो दिस एक्सिस इज फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। इसी एक्सिस पर अगर हमारा ट्रांसड्यूसर है तो हमारा बीपी एक्यूरेट आएगा। जैसे बीपी कफ अगर ढीला हो तो ये हो जाता है, टाइट हो या छोटा हो तो ये हो जाता है, बताया था ना। वैसे ही अगर ट्रांसड्यूसर हार्ट की लेवल से ऊपर चला जाएगा तो बीपी कम शो करेगा, अगर हार्ट के लेवल से नीचे चला जाएगा तो बीपी ज्यादा, फॉल्सली। तो ये तो कफ की तरह ही हो गया, अगर बड़ा है तो बीपी कम है, छोटा है तो बीपी ज्यादा, अगर ऊपर है तो बीपी कम है, नीचे है तो बीपी ज्यादा। ये फिजिक्स के सिद्धांत है। क्योंकि अब मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे आज की क्लास में नहीं, अगली, अभी तो 4:30 तक है ना। मैंने कहा यार अभी आने वाला है, गलत ध्यान ना ज्यादा, 4 का ध्यान है, अभी तो है हमारे पास। ये फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लेवल पर हमने इस ट्रांसड्यूसर को ये बता दिया है कि यहां पर जो प्रेशर आएगा इस लेवल पर, वही प्रेशर आपको मेजर करना है। इस प्रेशर को आप 0 प्रेशर मानो, क्योंकि हाइट ऊपर नीचे होने से ना प्रेशर बदल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का असर आएगा ट्रांसड्यूसर पर। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है कि आप इस प्रेशर को तो 0 मानो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और इसके मुकाबले कितना प्रेशर आप फील कर रहे हो उसको मेजर करो। भाई जैसे अपन तौलते हैं कोई चीज, तो दोनों बांट बोलते हैं ना उनको, दोनों बांट, अगर वो बराबर नहीं है तो थोड़ा वेट लगा लोगों के उसको 0 करते हैं ना, वो जीरोइंग होती है कि साहब अब हमने इसको 0 कर दिया, मतलब दोनों बांट बराबर है, अब जो वजन तौला जाएगा वो बिल्कुल सही है। अगर पहले से कोई बांट नीचे की तरफ जा रहा है, सब्जी लेने जाते हो रोज, कभी भी आप इस चीज को फील कर सकते हो, तो आप देखते हो कि भाई सही है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर होते, वो कांटा बिल्कुल बीच में होता है ना, तब तो सही। अगर वो पहले से इधर हो रहा है, तो अगर बांट की तरफ हो रहा है ना, किलो की तरफ, तब तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि सामान ज्यादा आएगा, ज्यादा सामान डालना पड़ेगा, तो मन ही मन में बोलोगे नहीं हम ठीक है वैसे भी इधर ही जाएंगे। लेकिन अगर वो पहले से इधर झुका हुआ है ना, यार ये क्या है, इसको तुम तौलोगे ये तो कम बैठेगा, वैसे भी सामान पहले से इधर झुक रहा है, इसको ठीक कर, फिर वो बेचारा 50 ग्राम या जो छोटे से छोटा होगा वो डालेगा, तब थोड़ा इधर चला जाएगा, तो आप बोले हाँ अब ठीक है, ज्यादा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखते हो रोज, इसका मतलब हमें जीरोइंग करनी होती है कि भैया 0 लेवल ये है, अब इससे ऊपर जितना भी हो वो मेजर कर लेना। तो वैसे ही इस एक्सिस पर हम जीरोइंग करते हैं। क्या करते हैं? जीरो। यार वो जो तुमने नकल करने वाली बात है ना, वो मेरे को दिल तोड़ दिया मेरा। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग नकल कर रहे हैं, मुझे तो दुख लगा। हाँ वो तो है, लेकिन अब बच्चे तो बेचारे हमारे टच में ही नहीं है ना, बच्चे तो वहां हैं, उनको तो ये लगेगा वाह 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 वाह। कैसे उसके आगे पीछे का पूछ लिया तो कैसे? कहाँ कॉपी कर रहे हैं? मैं पुलिस भेजता हूँ एक बार। कहाँ कर रहे हैं? क्या नाम है? ब्रजेश। मतलब इतनी मेहनत करो यार, नाइट ड्यूटी करके पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, 1-2-3 ऐसे आते हैं चैनलों में, 1-2 कोचिंग संस्थान सर है। हाँ नजर रखो एक तो इन पर, देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। चलिए, लेकिन वो नहीं बता सकते फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या है, जीरोइंग क्या है, आप पूछ लेना कभी।
जीरो हो जाएगा उनका खुद का। जीरोइंग क्या है वो तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अपने को अंदर का भी पता है। क्यों जीरोइंग कर भाई, बाट का एग्जाम्पल कितना अच्छा है कि उसमें अपन जीरोइंग करते हैं, कांटा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जीरोइंग किस लेवल पर करते हैं, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पर। तो दो टर्म यूज करते हैं, लेबलिंग एंड जीरोइंग है। प्रीसेट मतलब क्या, हमें करना पड़ता है। मैं अभी जीरोइंग दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो है जीरोइंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस होता कहाँ है ये लिख लेना भाई, फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। नहीं ये पहले पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। मिड एक्सिलरी लाइन पर फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल निपल के लेवल पर आ जाता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो बेचारी फ्लश करना बाकी रहेगा, सारा काम इसने अच्छे से कर दिया, सैंपल ले लिया। देखो अब दोबारा भर ली इसने सिरिंज, कहां से भरी है, उधर वाले से। पेशेंट को हम कर्टेन लगा के रखते हैं हमेशा, बिकॉज पेशेंट प्राइवेसी इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फीमेल स्टाफ है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, चाहे वो पेशेंट के साथ का कोई अटेंडेंट हो या जीडीए हो या नर्स हो, बट फीमेल शुड बी देयर, ये हमेशा याद रखें। तो फ्लश कर दिया अब तो इसने, ये तो प्रेशर बैग दिखा दिया मैंने एक्स्ट्रा में, राइट। ये क्या है, थर्मो वाला नहीं है, ये एसी का कनेक्टर है। थर्मो वाला तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर में ही था, इसका एक कनेक्शन ऊपर जा रहा है ना, मैंने दिखाया था हाथ में लेकर के भी, ट्रांसड्यूसर का। ये उसके लिए जा रहा है, दूसरा प्रेशर बैग के लिए जा रहा है ना। कैनुला इंसर्शन हो गया, ए लाइन एबीजी दिखा दिया था ना, सैंपलिंग दिखा दिया। ये भी देख लो सेम सेम सा होगा, फटाफट खत्म कर लेते हैं। ये तो क्या देखना, ये वही है, कम भरेगा तो ये वही है। हाँ चलो देख लिया आपने, है ना। एबीजी कौन सा था, ये एबीजी हो गया, ये वाला मशीन देख ली, कैथेटर भी देख लिया, हिपेरनाइजेशन तो देख ही लिया, बार बार क्या देखना, ये देख ही लिया था। अब ये जीरोइंग लेबलिंग हो गई, ये ठीक है, दो है इसमें। पहले ये देखते हैं छोटा वाला, फिर बड़ा देखते हैं। हो सकता है एक ही वीडियो हो क्योंकि अलग अलग एडिट करके शेयर किए होंगे। तो ग्लव्स पहने हैं पेशेंट का, और भी कुछ काम की चीज दिखेगी तो बताएंगे, मतलब आप भी नोट कर लो। यहां से देखता हूं मैं ताकि पता चले कितना साफ दिख रहा है भाई। हाँ जीरोइंग हो रही है, देखो ऊपर जीरो लिखा आएगा, आ गया। अभी दोबारा एक बार जीरो करके दिखाइए, जीरो आ गया, 0.8 आर्टेरी लाइन का जीरो, 0 सीवीपी का अलग है। अब इसको दोबारा देखना इसने क्या किया था, मतलब शुरू से मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको किस चीज पर ध्यान। देखो नीचे सीवीपी आ रहा है, ऊपर आर्टेरी लाइन वाला आ रहा है ना। आने लग गया, अभी रीडिंग भी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखो ये अभी आया, आ गया। ये मशीन की फोटो दिखा दी थी मैंने वीडियो में। अब इसको आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूं, कौन सा वाला था, ये वाला। इसको तो बड़े पे हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी जूम ही है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन ज्यादा आता है। ये जो चीज कर रहा है, देखो लेवल देखो, वही निप्पल के लेवल पर, यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन है, एक्सिलरी के बिल्कुल बीच में। तो इसका मतलब ये सही राइट एट्रियम के लेवल पर है। वाल्व को एक तरफ खोलना एक तरफ बंद करना, यही कहानी लेके करके। तो आप कोशिश करना ये देखने की कि वाल्व को किधर ओपन किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो, नहीं तो बताना तो मुझे है ना। सब लोग ऑनलाइन वाले, मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा भी रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको सीख भी रहे हो कि नहीं। आ रहा है ना समझ में, हाँ ठीक है। मतलब आप प्लीज नोट करते जाना, क्योंकि मेरे को चिंता ही रहती है कि आपके काम की चीज आपको, इसमें तो मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन आपको तो मैं एक बार ही पढ़ाऊंगा, बाद में आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरे लिए चीजें इतनी आसान है क्योंकि रोज कर रहा हूँ दिन रात, लेकिन आप तो बहुत सब्जेक्ट पढ़ोगे, ओबीजी, साइकेट्री, पीडिया भी पढ़ोगे, तो भूलने की संभावना है। इसलिए फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, जो भी सेल्डिंगर्स, जो नाम आ रहे हैं, टर्म्स है ना, लिखते जाना। बाकी वैसे वीडियो है पर आप दोबारा देख सकते हो, नोट्स बना लेना प्रॉपर,
प्रिया ऑनलाइन के भी नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मुझे हो सकता है मैं किसी एक बच्चे को नोट्स लूँ ताकि बाद में प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। अब देखना ही कर क्या रहा, ध्यान से मैं रोक रोक के दिखा रहा हूं। देखा बूंद टपकने वाली है, टपक वहीं रोकी या हवा में लटकी है बूंद, इस पे ही ध्यान दो। अभी आप देखो ध्यान से, मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप देखो, देखो कितनी कंसंट्रेशन से देख सकते हो, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। 2 बूंद टपकी थी, मैंने तो पहली बूंद पे ही हवा में रोक दिया था, आधी बूंद अंदर थी आधी बाहर। तो ये इसने जो किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जीरोइंग का। अब हम बात कर सकते हैं, क्या देखा आपने? देखो बाल को इधर घुमाया उधर, उससे इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने ट्रांसड्यूसर तो दिखाया ही था आपको अभी। उड़ा दिया क्या, गायब कर दिया क्या? अरे पहले तो वो लड़का भी संभाल लेगा। देखो ये रहा, ये है ना, तो ये वो कनेक्शन दिख रहा था ना, देखो एक, तो ये तो मॉनिटर पे जा रहा है, ये तो केबल होती है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे VGA केबल होती है, HDMI केबल होती है ना, वैसे इसकी केबल है और उसमें फिट हो जाती है। एक कनेक्शन इसका वो प्रेशर बैग से कनेक्ट हो रहा था, वहां जा रहा था, है ना। ये है आपका ट्रांसड्यूसर, है ना। तो ये जिधर होता है वो तो लॉक माना जाता है, ये इसका मतलब ये वाला लॉक है। जैसे ये अगर ऐसे होता ना, तो इधर वाला ये लॉक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये वाला लॉक हो गया, मतलब इधर से बंद है, अब ये वाला कनेक्शन चालू हो गया। ये सपोज प्रेशर बैग से कनेक्टेड है और ये लाइन पे जा ही रहा है आरटीआई लाइन के लिए, तो अभी ये दोनों आपस में ऑनलाइन हो गए। लेकिन ये कहां पर खुल रहा था? एनवायरमेंट में। ये तो वातावरण में खुल रहा है ना बाहर, तो एनवायरमेंट से ये कभी क्या हो गया? ऑफलाइन है, या ऑफ लिखा हुआ भी है। वैसे भी ये फिक्स है कि ये जिधर है ये लॉक है, इधर ये खुलेगा नहीं। तो अगर मुझे इसको ओपन करना है, एनवायरमेंट को ओपन करना है, तो या तो मैं इधर घुमाऊं और या तो मैं इधर घुमाऊं, दोनों कंडीशन में। अब ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, और अगर मैं इधर घुमाता हूं तो ये ऑफ हो गया, इधर वाला ऑन हो गया। वैसे मुझे किधर घुमाना चाहिए? वैसे तो ये इधर ही रहता है, ये सही कह रहा है। हमेशा तो इसको हम ऑफ रखते हैं क्योंकि एनवायरमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी मुझे एनवायरमेंट से ही ऑन एयर करना है। उसका कारण क्या है? हाँ? जीरो। उसको हम बताने वाले हैं ट्रांसड्यूसर को कि इस एनवायरमेंट का जो अभी भी हवा का प्रेशर एनवायरमेंट का तो आएगा ना, फील होगा, उसको जीरो मानना है। कांटे को हम अभी जीरो पे लाने वाले हैं। तो मैं इसको इधर से बंद रखूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आरटीआई लाइन को तो ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रेशर हमें मेजर नहीं करना है और एनवायरमेंट का ओपन करना है। और ये किससे था? ऊपर प्रेशर बैग से। तो इससे तो हमने जब उसने खींचा था ना, तो ये जो बूंद आई थी सलाइन की, क्योंकि वो ऊपर वाला जो प्रेशर बैग कनेक्टेड था उसको इसको खुल जाता है और ये ऑनलाइन हो गया, तो ये बूंदें कनेक्ट मतलब ड्रॉप बाहर निकली इसमें से। इसका मतलब ये ओपन टू एनवायरमेंट हो गया। और अब ये जो डिस्प्ले में जो लेवल देखेगा उसको हम बोलेंगे कि जीरो मान। उसके लिए हम उसमें बटन दबाएंगे। पहले तो ऑन एयर कर दिया, अब उसको बोलेंगे कि इसको तू जीरो मान ले। जो अपना कांटा है वो बिल्कुल बीच में। अब हम उसको तौलने के लिए तैयार हो चुके हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो पहले हमने इसको ऑन एयर किया। अब ऑन एयर का मतलब समझ में आ गया। मैंने 2-3 दिन पहले भी ऑन एयर शब्द इस्तेमाल किया था। अब समझ गया कि एनवायरमेंट को या एयर से इसको ऑन कर दिया और वहां हम इसको जीरोइंग करने वाले हैं। तो ऑन एयर कर दिया, उसके बाद में इसमें हमें जीरो बटन दबाना है। ये ब्रजेश और शैलेंद्र ने तो किया होगा, किया है क्या बेटा? यस सर। किया होगा। तो करने के बाद तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी ये कितना मुश्किल, इतना मुश्किल भी नहीं है ना। तुम तो बहुत पहले से पढ़ने लगे अभी, सही है ना। तो ये अभी एयर के लिए ओपन है और इससे मैंने इसको पेटेंसी चेक कर ली कि बिल्कुल फ्री है, आना जाना, इसमें ड्रॉप टॉप नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। फिर मैंने ये मतलब स्टाफ ने जीरो वाला बटन दबाया। उसके बाद ये देखना होता है कि इसमें जीरो आया कि नहीं आया। ये स्टाफ को ध्यान रखना होता है। अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब वो अभी एक्यूरेटली जीरो हुई नहीं है। ठीक है, दोबारा देखो।
अब जैसे वो बाट अभी बीच में नहीं है तो अब देखो 0 हो गया, है ना। अब ये देखो अभी प्रेशर दिखा रहा था 121 सिस्टोलिक है, 57 डायस्टोलिक है और 85 अरे काय का पल्स मीन मैप, आर्टेरियल। सॉरी मैप है भाई, मीन आर्टेरियल पर पल्स, पल्स प्रेशर तो इनका डिफरेंस होता है भाई। कभी वाइड पल्स प्रेशर पर ये मैप के बराबर हो सकता है पल्स प्रेशर हो, वैसे यूजली कम होता है 40 50 45 होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पल्स प्रेशर आंसर दे दोगे, इट इज ऑलवेज मैप बीच में जो दिखा रहा है। तो अब देख रहे हैं ये जीरोइंग, अभी तक तो ये नॉर्मल प्रेशर दिखा रहा था, इसका मतलब ये वाला अभी ऑनलाइन था, आर्टरी लाइन वाला ऑनलाइन था और ये ट्रांसड्यूसर उसका प्रेशर बता रहा था। अब उसने घुमा दिया तो अब ये इधर आ गया है, इसकी तरफ आ गया है, अभी एक वेग दिखाएगा। अब जैसे ये इसको फ्लश करेगा उसके बाद में 0 दिखाने लग जाएगा, 0 का बटन दबाएगा, देख लो ये देखो यहां से इसने ये बटन दबाया ना, मतलब सेलेक्ट किया इसने, ये जो बटन है ना, क्या बोलोगे इसको, तो नॉब बोलते हैं इंग्लिश में, तो खटका, रेगुलेटर क्या है, तो रेगुलेटर होता नहीं, यहां पर जो सेलेक्ट करना है वो कर लिया, तो ये 0 पे जाके इसको सेलेक्ट करेगा। फिर 0 में भी 2-3 ऑप्शन आ गए कि 0 आर्टरी लाइन के लिए करना है या सीवीपी के लिए करना है, तो उसमें से वो 0-8 करेगा। देख ये देखो ये आ गया 0 पे, ये दबा दिया, दबाते ये आ गया, अब ये 0-8 पर ले गया, इसको दबा दिया, है ना 0-8। तो ये अब देखो सिर्फ आर्टरी लाइन वाला 0 किया तो सीवीपी वाला जो नॉर्मल वैल्यू दिखा रहा था वो दिखा रहा, क्योंकि उसकी जीरोइंग नहीं करी। अगर हम इसको कर देते ना 0 ऑल प्रेशर 0 तो ये 0 हो जाता है, सबके 0 हो जाता है, लेकिन अभी हम एक की जीरोइंग कर रहे हैं क्योंकि उसको हमने ऑन एयर नहीं किया, अभी सीवीपी वाले को, सिर्फ आर्टरी लाइन वाले को किया, ठीक है ना। तो अब 0 आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब जीरोइंग हो गई है। उसके बाद ये इसको ऑन लाइन करेगा, मतलब आर्टरी लाइन से ऑनलाइन हो गया वो, तब उसका वो प्रेशर का वैल्यू दिखाने लगेगा। उधर कर रहा है वो, अब कैमरे में तो एक बार में एक ही चीज आएगी ना। अब जैसे ही ऑनलाइन करेगा ना, ग्राफ भी आ जाएगा और ये आ गया। थोड़ा टाइम लेता है, कैलिब्रेट होती है मशीन और वैल्यूज दिखाने लग जाएगा। अरे कितनी जल्दी, एक चीज देखना भी, मतलब बताना मुझे, वैल्यूज दिख रही है आपको। अब वैल्यूज आपको एक तो न्यूमेरिकल मतलब वैल्यूज दिख रही है नंबर्स में, है ना, और एक आपको ग्राफ की वेव फॉर्म भी दिख रही है, दोनों चीज दिख रही है। तो क्या आप सिर्फ वेव फॉर्म को दिखा करके बीपी बता सकते हो क्या? मतलब ये बीपी आपको नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ इसको देख करके बता सकते हो क्या? हाँ ये तो दिखेगा, ये तो दिखेगा आपको, इसको देख करके बता सकते हो? हाँ, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लगभग हाई लो छोड़ दें, हम तो वैल्यू की बात करें। चलो ठीक है, सिस्टोलिक कौन सा है? जो ऊपर वाला जो टच हो रहा है, यहाँ वाला, ये सिस्टोलिक। डायस्टोलिक कौन सा है? ये नीचे वाला। तो देखो ये 30 तो सीवीपी वाला है, ग्राफ अलग है, ये तो ध्यान मत देना। ऊपर ये 140 है और ये 40 है, और बीच में कितना है? 90, बिल्कुल ठीक है ना। तो 140 को टच नहीं कर रहा है ग्राफ, तो 140 से थोड़ा कम है, जैसे 127, हालांकि ये तो एग्जैक्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर ये नहीं दिखा, यही सवाल पूछ ले तो ग्राफ दे करके बीपी के, आज की क्लास में ये सवाल है, मैंने पेपर आउट कर दिया, आपको पता चल गया कि कैसे देख रहा है, बट यू शुड नो कि कैसे इसको रीड करना है। कई बार मशीन में गड़बड़ी भी हो जाती है ना, तो ये नहीं भी दिखाता, तो आप इसको देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया बीपी ठीक चल रहा है, कम है कि ज़्यादा है। तो ये 140 से टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम है 140 से, और नीचे वाला ये 40 से थोड़ा ऊपर है, तो 59 वैल्यू दिखा रहा है। ये असल में यहाँ वाले की दिखा रहा है एक्चुअली, भाई हर बीट पे बीपी दिखा रहा है ना, तो हर बीट पे बीपी की वैल्यू बदल रही है, आप ध्यान देना। तो ये अभी जो ये चल रही है, आगे ग्राफ चल रहा है ना, ये वाला चल रहा है अभी, तो इस वाले की दिखा रहा है। तो इस वाले में ऊपर सिस्टोलिक थोड़ा कम गया है, 140 के नीचे रहा है, और डायस्टोलिक यहीं से ऊपर जा रहा है। एक बार आप पूरे को देखो, ये तो छोटी है, मैं और बड़े में दिखाऊंगा जिसमें वेव फॉर्म अच्छे से दिखे। ठीक है, अभी और आएंगे, अभी एक और है वीडियो, लेकिन समझ गया। चलो
एक लास्ट वीडियो है ना, उसको देखते हैं फिर। आज आर्टरी लाइन के वीडियोस में 3 दिन पहले मुझे लगा था 1 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपने सवाल भी पूछे ऑफ कोर्स, और नोट्स भी बना लिए आपने। ये क्या था भाई? कनेक्शन, हाँ थोड़ा डिटेल में देख लो भाई, एक एक चीज पर उंगली रखते हुए। वो आर्टरी लाइन थी, कौन सी वाली लाइन है वैसे? मतलब 2 तरह की देख ली ना आपने? हाँ हाँ, शॉर्ट ये वाला ना, ये लॉक अनलॉक दिखाया मैंने। ये सब वीडियो वैसे बनाया गया कि क्या बताना है आपको। देखो अभी ये अभी अगर लॉक है तो इसको खोलेगा, मतलब सिर्फ एक खट की आवाज आती है। पहले मेरे पास ये वाला भी था तो मैंने दिखाया था, और उसमें ना आवाज करके पता चल जाता था लॉक है अनलॉक। लॉक है इसका मतलब वो कनेक्शन बंद है, और अनलॉक है मतलब कनेक्शन खुला है। ये लगा दिया, ये तार मतलब पीएमओ लाइन जा रही है। ये कहाँ कनेक्ट हो गई? ट्रांसड्यूसर में। ट्रांसड्यूसर का कनेक्शन मॉनिटर के लिए, एक प्रेशर बैग वाला दिखा दिया। हाँ, ये एक मॉनिटर वाला एक इसका। यहाँ पर एक्चुअली 2 ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये तो हमने देखा ही था। ये जीरोइंग कर दिया, इसी का था, मतलब इसमें शायद लंबा दिख जाएगा बड़ा वाला ग्राफ। वही है, मतलब वो वाला इसी का पार्ट है, छोटा वाला। ये 1 मिनट से ज्यादा का है। हाँ, ये वाला ग्राफ कौन सा? आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्या? जल्दी जल्दी चल रहा है। वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, 1.5 1.25 ऐसे कर लेते हैं ना, तो एडिट वीडियो को क्या है ना कि नॉर्मल ऐसा ग्राफ तो वैसे चलता है धीरे, लेकिन वीडियो की स्पीड बढ़ा, मतलब ऑलरेडी एडिटेड है वीडियो। बहुत जल्दी में चल रही सब, फास्ट मोशन ईसीजी वाली। अरे देखो यार भागे जा रही है, तेरी चलिए। कनेक्टेड है लाइन सब, ये वो कनेक्शन ही है सारे, हैं। चलो, तो आज का आनंद तो ये हो गया पूरा। तो आर्टरी लाइन पर जितने सवाल बन सकते हैं संभावित, वो सब कवर कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमने समझे, जैसे फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, थ्योरी का क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि क्या कौन सा लेवल है और किस प्लेन में। तो मिड एक्सिलरी लाइन 4th या 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर होता है। 4th और 5th एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे, सेकंड होगा तो सेकंड गलत है, 4th या 5th में से जो भी होगा वो सही है। इसके अलावा जीरोइंग, लेबलिंग, सूचरिंग, सूचर करना होता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट नोट्स में लिखने होते हैं। सबसे पहले नोट्स में डालते हैं इंडिकेशन, सवाल सब यहीं से आएंगे। तो इंडिकेशन हमने पढ़ ली कि सब किस किस कंडीशन में आर्टरी लाइन डाली जाए, क्योंकि मरीज के रिश्तेदार को भी तो समझाते हैं कंसेंट लेने से पहले कि सब ये चीज़ कर रहे हैं, क्यों साहब जरूरी है क्या, किसके लिए करना चाह रहे हैं। तो बताते कि भैया ऐसे ऐसे बीपी कम ज़्यादा हो रहा है, दवाइयों को इसके अकॉर्डिंग ही फिर हम कम ज़्यादा करते हैं। दवाइयों को जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो हमें लगातार बीपी देखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ये डाल रहे हैं। या फिर हमें बार बार सैंपल लेना पड़ेगा एबीजी का, तो हर बार प्रिक नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए डाल रहे हैं। जो भी इंडिकेशन बन रहा है वो बता करके कंसेंट ली जाती है। फिर हम लिखते हैं रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट टेकन, उसके बाद में लिखते हैं इंडिकेशन लिख दिया, फिर लोकल एनेस्थेटिक L/A। तो इंजेक्शन जाइलोकेन 2 ml, अगर रेडियल है तो 2-3 ml, आपने देखा भी था। फीमोरल में हम लगभग 10 ml के आसपास में जाइलोकेन डालते हैं, अच्छे से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि बाद में पेन बहुत होता है। इतनी मोटी निडल प्रिक कर रहे हो, काफ़ी नहीं, ये तो मतलब डोज इतनी है, मतलब इतना नहीं दे रहे कि हम लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी हो जाए। लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी होती है, पर ऐसा नहीं, ये तो रिकमेंडेड डोज है जो हम दे रहे हैं, ओवरडोज नहीं हो रही अभी, इसलिए टॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो इंडिकेशन लोकल एनेस्थेटिक, फिर अगला लाइन लिखते हैं रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट टेकन। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी चीज इंपॉर्टेंट है। और कंसेंट के बारे में एक बात ध्यान रखना कि कंसेंट लेना भले ही डॉक्टर का काम है, ये जॉब आपका नहीं है कंसेंट का, ये
डॉक्टर का ही जॉब है, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ये कॉम्प्लिकेशन है, वही करेगा भाई। प्रोसीजर जो कर रहा है उसी को बात करनी है कि साहब देखो मैं करूंगा या जो भी मेरा टीम का मेंबर डॉक्टर करेगा। ये अलग बात है कि ब्रजेश ने भी डाली हुई है, लेकिन वो रिलेटिव को जा करके नहीं बता सकता कि भैया ये इसके रिस्क हैं, ये है, और कंसेंट दे। कंसेंट हमेशा डॉक्टर को लेनी होती है। अब छोटे अस्पतालों में या पेरिफेरी में तो कुछ भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन हम तो एम्स के स्टैंडर्ड की बात करेंगे। आपको आंसर किस आधार पर करना है, प्रोटोकॉल क्या कहता है वो बात कर रहे हैं। तो कंसेंट डॉक्टर ने लेनी है, लेकिन ली है या नहीं ली है ये आपको चेक करना है। मतलब देखा जाए तो आप एक तरह से डॉक्टर्स को भी चेक कर रहे हो कि ली है कि नहीं ली। और कई लोग मतलब जैसे क्या होता है कि डॉक्टर साहब ने किसी को डांट दिया, मूड खराब हो गया, तो वो यहाँ पर बता रहे थे सर कंसेंट कहाँ है, जैसे सीनियर है स्टाफ और डॉक्टर साहब एकदम नए नए आए, ये मैं बिल्कुल रियल लाइफ से नहीं बता रहा, तो वो मान लो किसी बात पे ऐसे खुन्नस खा रहा है, या डॉक्टर साहब, कई ऐसे डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा तंग करते, नेचर ऐसी होती है, खड़ूस होते हैं ना, तो स्टाफ भी सब तरह के होते हैं, डॉक्टर भी सब तरह के होते हैं। तो फिर वो मजे चखाने के लिए कि अरे डॉक्टर साहब कहाँ तैयार हो गए, कंसेंट तो है ही नहीं भाई। इस बात को भी ऐसे भी कह सकता है कि सर वो कंसेंट बाकी है, अरे डॉक्टर साहब कंसेंट कहाँ है, समझ रहे हो, उसको मौका मिल गया। और वो सीनियर है तो बोल भी सकता है, क्योंकि डॉक्टर का जो सीनियर है उसके साथ में उसके अच्छे ताल्लुक होंगे, क्योंकि वो अच्छा काम करता है तो उसकी रेस्पेक्ट भी होगी, तो उसको इतनी हिम्मत भी रहती है कि अगर ये कहाँ जाएगा, सर के पास जाएगा ना, तो सर को पता है कि मैं कैसा काम करता हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो कंसेंट लेना डॉक्टर्स ड्यूटी, कंसेंट हुई या नहीं हुई इट इज योर ड्यूटी, एंड यू हैव टू चेक। साइन सबके हो गए क्या, मेरे साइन मतलब डॉक्टर के साइन तो होते ही है, जो फैमिली मेंबर है उसके भी साइन होते हैं, डेट और टाइम आपको डालना पड़ता है कि सब डेटा मेरा डाल दिया था। तो फिर लिखते रिटर्न, फिर रेडियल आर्टरी कैनुलेटेड विथ दिस साइज ऑफ आर्टेरियल कैथेटर अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, ये ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है और यही आपसे क्वेश्चन में बोलिए, या तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मतलब हाँ एसेप्टिक मेथड आपने अप्लाई किया, एसेप्टिक टेक्निक, या अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस, ये भी होता है। आप सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं होती, अंडर AAP अगर नोट्स में कहीं लिखा है या क्वेश्चन में आपके आ रहा है, ये एरो का मतलब होता है अंडर, मतलब ये करने के बाद, अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस या स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन या टेक्निक से हमने किया है। और जो टेक्निक यूज करी थी उस टेक्निक का नाम था ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अभी तक नहीं पूछा, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पूछ लिया, मॉनिटर की फोटो देख करके इन्वेसिव बीपी पर सवाल पूछ लिए एम्स में, तो ये पूछना कौन सी बड़ी बात है भाई, सेल्डिंगर्स टेक्निक। अच्छा वैसे ही जैसे ये आर्टरी लाइन या सेंट्रल लाइन के लिए टेक्निक होती है ना, वैसे ही पहले मैं सिर्फ स्किल टेस्ट वालों को पढ़ाता था, लेकिन अब क्योंकि आपके उसी एग्जाम में आने सारे क्वेश्चन, वैसे ही जो पर क्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी के लिए टेक्निक होती है उसको बोलते हैं ग्रीक्स टेक्निक। अब ये टेक्निक्स के नाम है तो अब मुझे याद आ गया तो मैंने आपको भी बता दिया। अब ये ट्रेकियोस्टोमी तो वेंटिलेटर का सवाल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए मैं अभी नहीं बताऊं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है इसकी बात ना चले, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही तो है, और ये सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो चुका है 1-2 बार। इसलिए मैंने नियम बना लिया कि मेरे मन में अगर कोई बात आ जाए पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके काम की हो, शर्त ये है, तो मैं उसको वहीं के वहीं बता दूंगा। IGS ग्रीक्स, GREIG ग्रीक्स, पर क्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। आप पूछो भाई, दोस्त से मत पूछो। PCT का मतलब पर क्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी, मतलब ट्रेकियोस्टोमी की एक टेक्नोलॉजी या टेक्निक है जो ICU में कर दी जाती है, मतलब हमारा काम है, वी डू रेगुलरली, और आपको इसकी केयर करनी होती है ट्रेकियोस्टोमी की, प्लस ड्यूरिंग प्रोसीजर असिस्ट कराना होता है ना, तो यू आर पार्ट ऑफ दिस होल सेल्डिंगर्स टेक्निक। और ये फिर बस नोट्स, अगर सेंटर लाइन डाली होगी तो एडवाइस में चेस्ट एक्स, और अगर लाइन डाली तो रूटीन लाइन केयर, ABG स्टेट, क्योंकि अब लाइन डाली है तो एक ABG कर ही लो, ब्रेक करना नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। सो वी हैव डन नाउ। राखी की छुट्टी, राखी का राखी होगी सिलेक्शन के बाद।
मेरे ख्याल से कम छुट्टी करो भाई। मैं तो बच्चों से पूछता हूँ कई बार, हालांकि मुझे भी 1-2 दिन जाना पड़ेगा, पर मैं जरूरी नहीं राखी पर जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटीज प्लस कोचिंग। तो मैं तो ये चाह रहा था कि आप क्या चाहते पहले ये बता दो, व्हाट इज योर ओपिनियन? घर जाएंगे? मतलब अगर पॉसिबल हो, देखो नुकसान तो किसी का होगा नहीं क्योंकि वीडियो हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा, और मैं भी अपनी टीम से बात करूंगा भाई, वो भी बेचारे छुट्टी चाहते हैं, प्रॉब्लम कई है। मैं अगर यहाँ हूँ तो मेरी क्लास तो मैं चला ही दूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, दे विल रिकॉर्डेड एज वेल। फैकल्टी भी छुट्टी मांगेगी तो आई हैव टू कंसिडर, है ना। तो अभी डिसीजन ले लेंगे। राखी वैसे तो आ ही गई है, ज़्यादा दिन नहीं है, देखते हैं, ये बात अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब अपन बीपी पर आ जाएंगे वापस। अब हम लौट के अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। थ्योरी है, सुनो मैं पहले तैयार कर देता हूँ आपको। अब हम टाइम बचा लेंगे, यहाँ पर टाइम बचाना संभव नहीं था, तो मैं नोट से पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा, तो आपको टाइम थोड़ा बच जाएगा, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।